बिल्कुल, यहाँ अध्याय 39 हॉट पॉट का जन्म का पूरा हिंदी अनुवाद है। अध्याय 39 हॉट पॉट का जन्म। शाम का समय आ गया और भोजन का समय था। परिवार मुख्य हॉल में इकट्ठा हुआ और किनफेंग ने यहाँ तक कि लान निंग शुआंग और शिंग शेंग को भी बुलाया। क्या आपकी युवती नहीं आ रही? किनफेंग ने मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन उस सफ़ेद आकृति को नहीं देखा। लान निंग शुआंग ने सिर हिलाया। उनकी युवती का स्वभाव पहले से ही ठंडा था और 10,000 तलवारों के संप्रदाय में हाल की घटनाओं के बाद लियू जियानली अधिकतर अकेले रहना पसंद करती थी। कोई बात नहीं, बाद में आप उसे कुछ खाना ले जा सकती हैं। लान निंग शुआंग जवाब देने ही वाली थी, भले ही मैं युवती के पास ले जाऊं, वह इसे नहीं खाएगी, लेकिन उसके शब्द उसके होठों पर ही रुक गए और उसने बस चुपचाप सिर हिलाया। फेंग, आखिर आप हमें क्या खिलाने वाले हैं कि आप इतने रहस्यमय हैं? दूसरी माँ ने उत्सुकतावश पूछा। खाने की मेज़ अभी खाली थी। केनान ने अपने पेट को रगड़ा। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसकी भूख स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी और शिंग शेंग की वापसी के साथ दोनों ने प्रशिक्षण किया था और अब वह भूखे मरे जा रहे थे। जल्दी मत करो, किनफेंग मुस्कुराया, फिर उसने हाथों में ताली बजाई। बाहर के नौकर पूर्व निर्धारित संकेत सुनकर प्लेटों में सामग्री लेकर हॉल में आए और उन्हें खाने की मेज़ पर रखा। सामग्री की कई किस्में थीं, सूखा हुआ मांस, पतली कटी हुई मछली, गोभी और टोफू। लेकिन सभी और भी अधिक उलझन में पड़ गए क्योंकि ये सारी चीज़ें कच्ची थीं। फेंग, तुम आधा दिन रसोई में मेहनत कर रहे और हमें बस यही खिलाने वाले हो। और यह बड़ी प्लेट में जो ऊन जैसी चीज़ है, वह क्या है? किन जियान आन ने इशारा करते हुए पूछा। पिता, चिंता मत करो, खाना अभी पूरा नहीं आया है। किनफेंग रहस्यमय ढंग से बोले। जैसे ही उसने ये कहा, एक नौकर ध्यानपूर्वक दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे चूल्हे को लेकर आया और उसे खाने की मेज़ के बिल्कुल बीच में रखा। जैसे ही किन जियान आन फिर से पूछने ही वाले थे, एक समृद्ध सुगंध मुख्य हॉल में फैल गई जो उनके नाकों पर प्रहार कर रही थी। थोड़ी ही देर में दो और नौकर एक एक तरफ एक बड़े बर्तन को लेकर आए और उसे स्थिर रूप से चूल्हे पर रखा। सभी ने जिज्ञासा से बर्तन की ओर देखा और देखा कि लाल सूप उबल रहा है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। सूप की सतह पर कई अंगूठे के आकार के लाल फल तैर रहे थे, जिनकी पहचान अज्ञात थी। लान निंग शुआंग ने तुरंत उन्हें वर्मिलियन फल के रूप में पहचाना और उनकी नाकों में फिर से वह तीखी गंध भर गई। सुगंध से उनकी भूख पहले ही घट गई थी और अब वह और आधी कम हो गई। वह मानसिक रूप से यह सोचने लगी कि जल्दी निकलने का बहाना क्या होगा। फेंग, ये लाल सूप क्या है? दूसरी माँ ने सिर घुमाकर पूछा। ये वह सूप बेस है जिसे मैंने आज बनाया है। बस सामग्री इसमें डालो और हिलाओ, फिर आप इसे निकालकर तुरंत खा सकते हैं। किनफेंग आत्मविश्वास से बोले, लेकिन वहां मौजूद कोई भी चॉपस्टिक्स उठाने को तैयार नहीं हुआ। ये किनफेंग की उम्मीद के अनुसार था। वह पहले एक टुकड़ा मछली उठाते हैं, उसे बर्तन में डालते हैं, धीरे से कुछ बार हिलाते हैं और फिर इसे बाहर निकालते हैं। यह मुंह में जाते ही पिघल गया, बेहद स्वादिष्ट। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर भी कोई हिल नहीं रहा था। मैं लगभग कुछ और भूल ही गया था। किनफेंग ने होंठ थपथपाए और बाहर बुलाया, किंग, कृपया रसोई की मेज से वे सभी छोटी प्लेटें ले आओ। जी, यंग मास्टर, किंग ने उत्तर दिया और थोड़ी देर बाद विभिन्न छोटी डिशों की एक प्लेट खाने की मेज पर लाई गई। सभी ने देखा कि किनफेंग ने एक प्लेट सुआ का मांस सूप में डाली। थोड़ी देर बाद उसने एक स्लाइस उठाया, इसे छोटी डिश के सॉस में डुबोया और मुंह में डाल दिया, संतुष्ट मुद्राएं बनाते हुए। जब उसने इसे कई बार दोहराया, केनान अंततः खुद को रोक नहीं पाए और अपने चॉपस्टिक्स उठाए। जब उसने हिचकिचाते हुए पहला स्लाइस सुआ का मांस खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसकी गति तुरंत तेज हो गई। थोड़ी ही देर में उसने अकेले एक पूरी प्लेट पकाए गए मांस को खत्म कर दिया। भाई, ये चीज़ बहुत स्वादिष्ट है, केनान मुंह में मांस चबाते हुए बोले। ये सुनकर अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और अंततः खाने लगे। फिर वे रोक नहीं पाए और केवल लान निंग शुआंग एक तरफ खड़ी रही, वर्मिलियन फल को डर से देख रही थी। किनफेंग ने उसकी सोच को नोट किया, उसे एक कटोरी ब्लांच किया हुआ टोफू दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे आजमाओ। यंग मास्टर, मुझे लगता है मैं पास करूंगी। लान निंग शुआंग का चेहरा कठोर था। बस एक टुकड़ा आजमाओ, अगर पसंद ना आए तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। मैं रसोई को कह दूंगा कि बाद में तुम्हारे लिए एक कटोरी नूडल्स बना दें। ठीक है फिर। लान निंग शुआंग ने टोफू का एक टुकड़ा उठाया। लाल तेल को उसके सतह पर देखकर उसके चेहरे पर विरोधाभासी भाव था। हल्की आह भरते हुए उसने अंततः टोफू पूरे मुंह में डाल दिया। उसकी जीभ बहुत गर्म हो गई और उसके बाद स्वादिष्ट, नर्म और मसालेदार स्वाद ने उसके पूरे तालू को भर दिया। हम टिल्डर, लान निंग शुआंग की आंखें चमक उठीं। कैसा है? किनफेंग मुस्कुराए। स्वादिष्ट, लान निंग शुआंग ने ये शब्द कहा और फिर भूखे लोगों की सेना में शामिल हो गई। सामग्री की प्लेटें खत्म हो गईं और मेज़ पर फिर से रखी गईं, लेकिन किसी ने भी ऊन जैसी पतली मांस की स्लाइस को हाथ नहीं लगाया।
किन फेंग ने इसे देखा और चिंतित नहीं हुए। ये बीफ ऑफल आमतौर पर फेंक दिए जाते थे, इसलिए वे वास्तव में नहीं जानते थे कि यह कितना स्वादिष्ट था। उन्होंने एक स्लाइस उठाया, उसे बर्तन में डाला, 7 बार ऊपर नीचे हिलाया, फिर इसे लहसुन और तिल में डुबोया और मुंह में डाल दिया। चबाने की आवाज़ सुनकर सभी ने चॉपस्टिक्स रोक दिए और देखा। भाई, तुम क्या खा रहे हो? ये तो अच्छा लग रहा है, केनान ने लार निगलते हुए पूछा। ये जंगली बैल का पेट है, मैं इसे ट्राइब भी कहता हूँ। दूसरा भाई, इसे ज़्यादा खाओ, ये तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जंगली बैल, सभी चौंक गए। यह एक याव बीस्ट था जिसकी खाल और मांस कीमती था। लेकिन क्या ये बीफ पेट वास्तव में खाया जा सकता है? केनान आधा संदिग्ध होकर एक स्लाइस उठाया और उसे बर्तन में डाला। ध्यान रहे, इसे 7 बार ऊपर नीचे हिलाओ, नहीं तो यह उतना क्रिस्पी नहीं होगा। केनफेग ने उसे याद दिलाया। केनान ने शब्दों पर ध्यान दिया, फिर वैसे ही किया। मुंह में डालते ही क्रंचिंग की आवाज़ सुनाई दी और उसका चेहरा तुरंत जीवंत हो गया। कैसा है? उसके माता पिता ने पूछा और शिंग शेंग भी उत्तर का इंतजार कर रहे थे। आज रात मैंने जो कुछ भी खाया उसमें ये ट्राइब सबसे अच्छा है। ये सुनकर सभी ने चॉपस्टिक्स उठाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर बेहद खुशियां थीं। थोड़ी ही देर में ट्राइब की बड़ी प्लेट खाली हो गई। किन जियान आन और अधिक खाने की लालसा में थे। फेंक, क्या तुम्हारे पास और ट्राइब है? हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं बाकी का इस्तेमाल वांग्यू रेसिडेंस को जीवंत करने के लिए करने वाला हूँ। इसे एक हस्ताक्षर व्यंजन के रूप में पेश करूँगा। किन फेंग ने आत्मविश्वास से वादा किया। ये चीज़ न केवल स्वादिष्ट थी बल्कि मार्शल आर्टिस्ट की जीवन ऊर्जा को भी बढ़ाती थी, इसलिए यह निश्चित रूप से अच्छी बिकेगी। दूसरों ने यह सुनकर अफसोस जताया। यंग मास्टर, इस खाने की मेज़ को क्या कहा जाता है? यहाँ तक कि फैंटियन सिटी में भी मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। शिंग शेंग ने पूछा। मैं इसे हॉट पॉट कहता हूँ। खाने की मेज़ साफ की गई और सभी ने पेट थपथपाया और चले गए। लान निंग शुआंग एक छोटी कटोरी लेकर झील के पास के पवेलियन में गई और सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति से कहा, युवती, ये वह हॉट पॉट है जिसे यंग मास्टर ने बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लियू जियानली ने झील में चमकते चांद की ओर देखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लान निंग शुआंग ने आह भरी। ये प्रतिक्रिया भी उसकी उम्मीद के अनुसार थी। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट क्यू कंसिलमेंट की 7वीं रैंक तक पहुंचता है और यदि वे अपनी जीवन ऊर्जा को सच्ची ऊर्जा में नहीं बदलते तो तकनीकी रूप से वे लंबे समय तक भोजन के बिना रह सकते हैं। और जब से उनकी युवती फैंटियन सिटी से 10,000 तलवारों के संप्रदाय से लौट आई थी, उसने कुछ नहीं खाया था। लान निंग शुआंग समझ गई कि यह युवती के निराश होने का संकेत था। यह दर्शाता था कि वह दिव्य मार्शल डाओपर से उम्मीद छोड़ रही थी। युवती, मैं ये कटोरी आपके पास रख दूंगी। अगर आपको भूख लगे तो कृपया इसे खा लें। लान निंग शुआंग ने छोटी कटोरी रखी और चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद वह चली गई और लियू जियानली की नाजुक नाक हल्की सी हिली। उसने लाल सूप की छोटी कटोरी की ओर झांका और सोच में डूब गई। जिन्यांग सिटी लॉर्ड के हवेली में। क्या तुमने कहा? वह किनफेंग आदमी अभी भी जीवित है? ये हेंग क्रोधित थे। मिलॉर्ड, इस अधीनस्थ ने अपनी आंखों से देखा है, ये बिल्कुल सच है। वह बेकार का वांग नाम वाला, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे तांग परिवार ने त्याग दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जंगल में छोड़ देता कि वह खुद के लिए संघर्ष करे। ये हेंग ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। पिता, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे के पास एक और योजना है। ये लुतिंग ने पास से कहा। ओह, तुम्हारे पास क्या रणनीति है? किन परिवार का मुखिया किन जियान आन सेंट्रल सिटी में वांग्यू रेसिडेंस नामक एक रेस्टोरेंट का मालिक है। ये पिछले कुछ महीनों से भारी घाटे में चल रहा है और पहले से ही घाटे में है। और मेरी जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले नए घर खरीदने के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार की 8 या 9/10वीं राशि खर्च कर दी और अब पैसों की तंगी है। अगर हम अपने रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमतें और कम कर दें जिससे उनका वांग्यू रेसिडेंस व्यवसाय में फेल हो जाए तो हम निश्चित रूप से पूरे किन परिवार को नीचे खींच सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी चाल चल सकते हैं। ये सुनकर ये हेंग की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छी रणनीति, वास्तव में तुम्हारा बेटा योग्य है। चूंकि ऐसा है तो इस मामले को मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। आपके बेटे ने आदेश स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, यहाँ चैप्टर 40 का हिंदी में पूरा अनुवाद है। अध्याय 40, पहली बातचीत। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, चिन फैंग ने कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकल गया। आज वह वांग्यूए रेजिडेंस जा रहा था ताकि हॉटपॉट को लोकप्रिय बना सके और फिर धन कमाए। उसने किंग एयर को बुलाया और कुछ नौकरों को इकट्ठा किया, आवश्यक सामग्री ला दी और चिन फैंग किन परिवार छोड़कर वांग्यूए रेजिडेंस जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसने लान निंग शुआंग को एक छोटा कटोरा लिए चलते हुए देखा जो परेशान लग रही थी और रसोई की ओर जा रही थी। चिन फैंग ने वह छोटा कटोरा पहचान लिया। ये पिछले रात यंग मिस लियू का खाना होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें दिखाई दे रहा था कि खाना बिल्कुल भी नहीं छुआ गया। उसने तुरंत कदम बढ़ाया, लान निंग शुआंग को रोक दिया और माथा चढ़ाते हुए पूछा, क्या हो रहा है?
यंग मिस की भूख नहीं है। लान निंग शुआंग की आंखें इधर उधर देख रही थीं। हे, भूख नहीं है? क्या ये सिर्फ कल रात की बात है या हमेशा से ऐसा है? चिन फैंग ने कल रसोई में व्यस्त होने के दौरान नौकरों से सुना था कि लियू जियानली के लिए तैयार किया गया खाना अक्सर वापस आता रहता था। यंग मास्टर, लान निंग शुआंग हिचकिचाई, उसका चेहरा दुखी था। चिन फैंग ने आह भरी, कितने समय से यह हो रहा है? यंग मिस तब से ही ऐसा है जब से वह 10,000 तलवारों के सन्यासी वर्ग से लौट कर आए हैं। चिन फैंग चौंक गया और उसने मोटे तौर पर समय का अनुमान लगाया, करीब 20 दिन हो गए होंगे। इतनी लंबी अवधि तक ना खाना। अगर लियू जियानली एक मार्शल आर्टिस्ट और जीवित की लाइफ ची से परिपूर्ण न होती तो कोई साधारण व्यक्ति पहले ही भूख से मर चुका होता। बकवास, चिन फैंग ने डांटा और तुरंत रसोई में गया और खुद के हाथों से एक कटोरी नूडल्स बनाई, फिर कटोरी लेकर मंशन के लेक पवेलियन की ओर बढ़ा। यंग मास्टर, कृपया मत जाए। यंग मिस इसे नहीं खाएंगी, लान निंग शुआंग ने विनती करते हुए कहा। उसके स्वर में एक तरह का निवेदन था। वह यंग मिस के मुश्किल होने और यंग मास्टर के शर्मिंदा होने से डर रही थी। तुम्हारी लियू फैमिली उसे बिगाड़ती है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। चूंकि उसने किन परिवार में शादी की है, उसे हमारे किन परिवार के नियमों का पालन करना होगा। न खाना, यह क्या व्यवहार है? क्या ये सिर्फ एक असफल उपकरण पारित करना, अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन है? क्या ये सिर्फ शारीरिक रोग है? गिरने के बाद फिर उठना इतना कठिन है क्या? चूंकि मैं उसका पति हूं, आज मैं उसे डांट कर जगा दूंगा। चिन फैंग ने जोर देकर कहा और लान निंग शुआंग स्तब्ध रह गई। चिन फैंग नहीं जानता था कि वह इतना गुस्सा क्यों था। शायद वह अकेलेपन और उदासी की वजह से था, शायद पति पत्नी के नाते, या शायद किसी और कारण से, लेकिन वह बस लियू जियानली को खुद को छोड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। लान निंग शुआंग ने अब उसे रोकना छोड़ दिया और वह लेक पवेलियन की ओर बढ़ गया। किंग एप, जो चिन फैंग का पीछा कर रही थी, डर गई कि कुछ बुरा हो सकता है और वह यंग मास्टर के कमरे की ओर तेजी से भागी। कुछ ही समय में किन जियान आन और सेकंड मदर लेक पर पहुंचे, एक कोने में छिपकर सब कुछ देख रहे थे। ओह नहीं, ओह नहीं, फैंग ने मुझसे ही गुण लिया है। वह दबंग और जिम्मेदार है। लेकिन लियू फैमिली की वह लड़की अहंकारी स्वभाव की है। अगर फैंग उसे डांटे तो कुछ बुरा हो सकता है। किन जियान आन चिंतित हुए। दबंग, जिम्मेदार, उनके पास खड़ी सेकंड मदर नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दें। लेक पवेलियन के बाहर लान निंग शुआंग दूर गलियारे में खड़ी थी, पास नहीं जा रही थी। उसने यंग मिस को कई बार समझाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद एक गंभीर बीमारी के लिए कड़ा इलाज आवश्यक है। यंग मिस को वास्तव में अब किसी की जरूरत थी जो उसे डांट कर जगा सके, और यंग मास्टर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। चिन फैंग लियू जियानली के सामने खड़ा हुआ, जिसने धीरे धीरे अपना सुंदर चेहरा उठाया और मौन में उसकी ओर देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत थीं, जैसे झरने में कोई हलचल न हो। चिन फैंग ने कठोर शब्द कहने का इरादा किया था, लेकिन सामने खड़ी व्यक्ति को देखकर उसके मन में कई वाक्य अचानक चमक उठे। महान कियन की अभूतपूर्व प्रतिभा, तलवार की कला में अद्वितीय कौशल, अप्रतिम तलवारबाजी, किसी से कम नहीं, भविष्य की तलवार देवी। अगर वह उसे गुस्सा दिलाता है, कौन जानता है क्या होगा। चिन फैंग ने निगल लिया और जो शब्द उसने अपने पेट में तैयार किए थे वे उसके होंठों तक पहुंचते ही बदले स्वरूप में निकल पड़े। मेरी प्रिय पत्नी, मैंने सुना है कि आप काफी दिनों से नहीं खा रही हैं। ये नूडल्स आपकी पति ने विशेष रूप से आपके लिए बनाए हैं। इसे गरम गरम खाए। लान निंग शुआंग स्तब्ध रह गई, यह उसने नहीं सोचा था। किन जियान आन कोने में छिपकर मुंह खोल दिए। सेकंड मदर ने अपने पति की ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, फैंग वास्तव में आपसे ही गुण लेता है। लेक पवेलियन के भीतर मौन छा गया। कुछ सांसों बाद लियू जियानली ने हल्के से सिर हिलाया, नजरें चुरा लीं और फिर लेक की ओर देखने लगी। लियू जियानली की शांत झलक देखकर चिन फैंग ने नरमी से आह भरी और हल्के स्वर में कहा, अगर तुम आज इस कटोरी नूडल्स नहीं खाओगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहकर चिन फैंग उसके पास खड़ा रहा, नूडल्स की कटोरी हाथ में लिए। हल्की हवा चली, उनके बाल हिले और झील में लहरें फैलीं। कुछ समय तक कोई आवाज नहीं हुई। करीब एक अगरबत्ती के समय के बाद उस सुंदर लड़की के होठ हल्के से खुले। क्यों? चिन फैंग थोड़ा चौंका। ये पहली बार था कि उसने लियू जियानली की आवाज सुनी। उसकी आवाज जड़े टकराने जैसी असाधारण रूप से स्पष्ट थी। आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति हूँ। पति का अपनी पत्नी की परवाह करना तो स्वाभाविक है। किसे कोई कारण चाहिए? कटोरी रख दो, मैं इसे खाऊंगी, लियू जियानली ने कुछ समय के मौन के बाद कहा, अपना वचन देते हुए। चिन फैंग स्थिर रहा, जब तक तुम खा नहीं लेती, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों फिर से गतिरोध में पड़ गए। कुछ सांसों बाद लियू जियानली ने अंततः अपनी नाजुक जैद जैसी हथेली बढ़ाई और नूडल्स चिन फैंग के हाथ से ले लिए। लान निंग शुआंग और किन जियान आन दंपत्ति दूर से इस दृश्य को देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी।
नाजुक उंगलियों और हल्के खुले होंठों के साथ लियू जियानली ने नूडल्स खाते हुए कृपा शब्द को चरम पर ले जाया। चिन फैंग ने भी एक तरह की प्रत्याशा महसूस की। अगर ऐसी सुंदर लड़की भविष्य में फिर से तलवार चलाएगी तो वह दृश्य कितना अद्भुत होगा। शायद रक्त बहाना और हत्या भी उसके हाथों में कला बन सकती है। नूडल्स की कटोरी खाली हो गई। चिन फैंग वचन के अनुसार कटोरी लेकर चला गया, लेकिन जाते समय उसने ये शब्द छोड़ दिए, एक तेज तलवार पत्थर से बनती है और बर्फ में खिलती हुई बेर बूंदों से मीठी खुशबू देती है। पहले किए गए कष्ट ही शायद ऊंचे शिखर तक पहुंचने के रास्ते हैं। ये सुनकर लियू जियानली की आंखों में लहर उठी। नूडल्स स्वादिष्ट थे। चिन फैंग के कदम रुके। अगर तुम्हें पसंद आए, मैं अगली बार फिर से बनाऊंगा। यंग मास्टर, आपने मेहनत की, लान निंग शुआंग ने गलियारे से कहा, दिल से। अब से अगर आपकी यंग मिस नहीं खाए, बस मुझे बुला लेना, चिन फैंग ने हिदायत दी। हाँ यंग मास्टर, लान निंग शुआंग उत्साह से बोली। कुछ देर देरी होने के बाद चिन फैंग ने अपनी चाल तेज कर दी वांग्युए रेजिडेंस पहुंचने के लिए। अचानक उसने एक मोड़ पर किंजियान आन और सेकंड मदर से टकराया। पिता, माता, आप यहाँ क्यों हैं? सेकंड मदर ने क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी और चिन फैंग तुरंत कारण समझ गया। किंजियान आन उनके पास खड़े हकलाते हुए बोले, जासूसी करना किसी परिवार के मुखिया का अपेक्षित व्यवहार नहीं है, इसलिए उन्होंने सहजता से कहा, मैं अपनी सेकंड मदर के साथ टहल रहा था और हम बस यहाँ पहुँच गए। वैसे आप और लियू फैमिली की वह लड़की के बीच सब ठीक है? ये सुनकर चिन फैंग के होंठ हल्के से मुड़े। बिल्कुल सब ठीक है, और जो तरीका पिता ने मुझे पहले सिखाया था वह वास्तव में असरदार था। तरीका? कौन सा तरीका? किंजियान आन उलझन में थे। पिता, क्या आपको याद नहीं, पिछली बार आपने कहा था कि अगर आप किसी महिला को 3 दिन तक अनुशासन में नहीं रखते तो वह परेशान करेगी और उसे कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैंने इसे आजमाया और सच में काम कर गया। किंजियान आन की आंखें चौड़ी हो गईं। कब? मैंने, चिन फैंग ने बीच में रोकते हुए कहा, पिता, माता, मुझे वांग्युए रेजिडेंस जल्दी पहुंचना है। मैं अब विदा लेता हूँ। वह तुरंत विदा लेकर चला गया। अगर आप किसी महिला को 3 दिन तक अनुशासन में नहीं रखते तो वह परेशानी करेगी। सेकंड मदर की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने किंजियान आन की ओर देखा। मेरी प्रिय पत्नी, वह सब उस बच्चे की बकवास है। आज रात आप अतिथि कक्ष में सोएंगे। मेरी प्रिय पत्नी, बिल्कुल। यहाँ आपके दिए गए चैप्टर 41 रिफॉर्म का पूरा हिंदी अनुवाद है, बिना किसी कटौती के। अध्याय 41 सुधार। नया निवास केंद्र शहर में स्थित था और वैंगू निवास के बहुत पास था। किन फेंग को केवल कुछ ही गलियों से गुजरना पड़ा और वह वैंगू निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। ये कहा जा सकता है कि वैंगू निवास वास्तव में अपने नाम के अनुसार था। ये जिन्यांग शहर का सबसे भव्य रेस्तरां था। इसमें 3 मंजिलें थीं और इसके निर्माण सामग्री से लेकर सजावट तक सब कुछ बिल्कुल प्रथम श्रेणी का था। इतना बड़ा और शानदार रेस्तरां लगातार घाटे में चलता रहा। ये देखकर किनफेंग ने आंतरिक रूप से ही अपने पिता की वित्तीय प्रतिभा पर शंका जताई। सच में उसके पिता को पैसे खोने में ही कोई विशेष प्रतिभा प्राप्त थी। आप सभी सामग्री को रसोई में ले जाओ, किनफेंग ने अपने साथ आए लोगों से कहा और रेस्तरां में प्रवेश किया। नौकर सभी काम में जुट गए। वह कैजुअली एक मेज और कुर्सी के पास गया, हाथ से छुआ और पाया कि यह बिल्कुल साफ सुथरी थी। ये देखकर उसे लगा कि यहाँ का प्रबंधक कम से कम किसी काम को समझता है। थोड़े ही समय बाद वैंगू निवास का प्रबंधक ऊपर से आकर आया। प्रबंधक एक मध्य आयु का आदमी था, छोटी मूंछों वाला और थोड़े मोटे शरीर वाला। किनफेंग को देखकर उसने तुरंत विनम्रतापूर्वक कहा, जवान मालिक, आपका स्वागत है। क्या मैं आपके लिए चाय डाल दूं? चाय बाद में पी लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? पहले किनफेंग वैंगू निवास के मामलों में कभी दिलचस्पी नहीं लेता था, इसलिए उसे प्रबंधक का नाम नहीं पता था। रिपोर्टिंग युवान मालिक, मेरा नाम पेंग किंग है। प्रबंधक, पेंग है ना? अच्छा, मुझे अपना मेनू और कीमत सूची दिखाओ। ये सुनकर पेंग किंग ने तुरंत पीछे हाथ हिलाया और एक वेटर तुरंत एक खाली स्क्रॉल लेकर आया। युवान मालिक, मुझे बस ऐसा लगा कि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे पहले से ही तैयार कर लिया। यह आदमी काफ़ी समझदार है। ऐसे व्यक्ति को देखकर यह सोच पाना कठिन था कि वह वैंगू निवास को इस हद तक घाटे में चला सकता है। किनफेंग ने कीमत सूची ली और तुरंत ही चौंक गया। उस पर लिखी कीमतों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये असामान्य हैं, बल्कि ये चरम सीमा तक असामान्य थीं। जिन्यांग शहर मूलतः एक छोटा शहर था जहां उपभोग स्तर कम था, लेकिन इन व्यंजनों की कीमतें लगभग फैंटियन शहर के बराबर थीं। आम लोग यहां खाने का खर्च कैसे उठा सकते थे? किनफेंग के मुंह पर झुनझुनी हुई। ये कीमत सूची यह मास्टर ने निर्धारित की थी, पेंग किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल सही, इसके अलावा और कौन ऐसा अविश्वसनीय कर सकता था? किनफेंग ने स्क्रॉल नीचे रख दी और सावधानीपूर्वक पूछा, प्रबंधक पेंग, क्या आपको लगता है कि ये मेनू की कीमतें उचित हैं?
पेन किंग ने सिर हिलाया। मैंने एक बार मास्टर को सलाह दी थी कि ये कीमतें बहुत ऊंची हैं और आम लोग इसे नहीं खरीद सकते, इसलिए इन्हें उचित रूप से कम किया जाना चाहिए। लेकिन मास्टर ने कहा कि वैंगू निवास सबसे अच्छे सामग्रियों का उपयोग करता है और उच्च स्तर की शैली अपनाता है, इसलिए अगर आम लोग इसे नहीं खरीद सकते तो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। युवान मालिक, आप जानते ही हैं कि मैं प्रबंधक हूं, लेकिन इस मामले में मुझे केवल मास्टर के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। यह आदमी वास्तव में प्रतिभाशाली था। केनफेग ने प्रबंधक पेंग का एक प्रारंभिक आकलन किया और फिर से पूछा, अगर आप वैंगू निवास को बदल सकते तो आप क्या करते? जिन्यांग शहर फैंगटियन शहर जैसा नहीं है। यहाँ अधिकांश लोग आम जनता हैं और वे ज़्यादातर केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं अत्यधिक महंगी सामग्रियों का उपयोग रोकता, लागत कम करता, व्यंजनों की कीमतें घटाता और फिर मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता ताकि रेस्तरां का लाभ बढ़ सके, पेन किंग ने स्पष्ट रूप से कहा। बहुत अच्छा, केनफेग ने पुष्टि की और फिर अपने पिता को आंतरिक रूप से शाप दिया। उसके आदेश में इतने प्रतिभाशाली प्रबंधक होने के बावजूद रेस्तरां लगातार घाटे में चलता रहा। ये वास्तव में पाप था। आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं आप होता तो आम जनता को आकर्षित करते हुए उच्च स्तरीय मार्ग पर भी समझौता नहीं करता। मैं और सुनना चाहूंगा, पेन किंग ने विनम्रता से कहा। वैंगू निवास की सबसे बड़ी विशेषता इसका भव्य होना है और इसमें 3 मंजिलें हैं, इसलिए हम प्रत्येक मंजिल पर अलग ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहली मंजिल आम जनता के लिए, दूसरी मंजिल योद्धाओं और दाव साधकों के लिए और तीसरी मंजिल प्रभावशाली अधिकारियों और धनी व्यापारियों के लिए। इस तरह हम न केवल आम जनता के साथ दैनिक आधारभूत लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि प्रभावशाली अधिकारी और धनी व्यापारी भी श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे, जिससे वे हमारी रेस्तरां में आने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, किनफेंग ने सरलता से समझाया। ये सुनकर पेन किंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। युवान मालिक वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। कागज, ब्रश, स्याही और इंकस्टोन लाओ। वेटर अकाउंटिंग रूम से कागज, ब्रश, स्याही और इंकस्टोन लेकर आया। केनफेग ने तुरंत व्यंजनों की कीमतों को फिर से तैयार किया, अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग कीमतों को काले लाइनों से अलग कर दिया। अब से हमारी वैंगू निवास इन कीमतों को मानक के रूप में उपयोग करेगी। पेन किंग लंबे समय तक देखता रहा, अंततः मेनू समझ गया और सूखी हंसी के साथ बोला, युवान मालिक, ये हस्तलेखन वास्तव में व्यक्तिगत है, आम लोग इसे नकल नहीं कर सकते। केनफेग ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, प्रबंधक पेंग, मैंने पहले ही घर के शेफ से नए व्यंजन बनाने के लिए कहा है। अब से इस रेस्तरां का संचालन मुख्य रूप से आप पर निर्भर करेगा। चिंता मत करो, अगर रेस्तरां का लाभ अच्छा हुआ तो आपकी मासिक वेतन भी निश्चित रूप से कम नहीं होगी। पेन किंग तुरंत उत्साहित होकर बोला, युवान मालिक, कृपया निश्चिंत रहें, मैं पेन किंग वैंगू निवास के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा बिना किसी शिकायत के। अच्छा, अब काम में लग जाओ। केनफेग ने सभी को विदा किया, एक खिड़की की सीट चुनी, चाय पी, खरबूजे के बीज चबाए और डिनर टाइम का इंतजार किया। समय बीतता गया, सूरज तेज चमक रहा था और सड़कों पर लोग बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही डिनर का समय आया, एक भी व्यक्ति रेस्तरां में नहीं आया। केनफेग ने भौहें ताने प्रबंधक पेन को बुलाया और पूछा, क्या आमतौर पर इस समय इतनी खाली रहती है? पेन किंग भी उत्सुक दिखा। हालांकि आम जनता शायद ही कभी आती है, लेकिन हमेशा कुछ आते हैं और हम आमतौर पर 3 से 5 धनी ग्राहक देखते हैं। आज जैसी स्थिति कभी नहीं हुई। केनफेग ने मूल रूप से सोचा था कि हॉटपॉट के जरिए वैंगू निवास की ख्याति बनानी है और फिर शब्द फैलाकर ग्राहकों को आकर्षित करना है। लेकिन अगर कोई नहीं आया तो क्या मूल योजना व्यर्थ नहीं हो जाएगी? उसने गंभीर स्वर में कहा, कुछ असामान्य हो रहा है, किसी को भेजो और पता लगाओ कि क्या हुआ। पेन किंग ने तुरंत एक वेटर को आदेश दिया, जो जांच करने बाहर गया। धूप की एक अगरबत्ती जलने के समय से भी कम समय में वेटर वापस आया, हाँफते हुए, युवान मालिक, प्रबंधक पेन, कुछ बुरा हुआ है। सिटी लॉट के अधीन सभी रेस्तरां अपनी व्यंजनों की कीमतें बहुत घटा रहे हैं और आम जनता सभी वहां चली गई है। और वे प्रभावशाली अधिकारी और धनी व्यापारी, जो मूल रूप से यहां आने वाले थे, भी रास्ते में सिटी लॉट के लोगों द्वारा वहां ले जाया गया। क्या अब उनकी कीमतें क्या हैं? प्रबंधक पेंग ने भौहें चढ़ाईं। वेटर ने ईमानदारी से उत्तर दिया। सुनकर केनफेग चुप हो गया और प्रबंधक पेंग ने मेज पर मुक्का मारा, इन कीमतों पर, यहां तक कि वे भी घाटे में बेच रहे हैं। वे वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? केनफेग ने ताना मारा, क्यों पूछना? स्वाभाविक रूप से वे अपनी वित्तीय शक्ति का उपयोग करके जिन्यांग शहर के सभी अन्य रेस्तरां को खत्म करना चाहते हैं और फिर बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। पेन किंग हैरान था, तो क्या कोई समाधान नहीं है? यह जरूरी नहीं है, केनफेग ने खड़े होकर कहा, मैं बाहर जाकर कुछ काम निपटाता हूं। आप सभी रेस्तरां की निगरानी करें। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो आज रात आप सभी व्यस्त रहेंगे। गंदी चाल चलना पसंद है ना? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 21वीं सदी की मार्केटिंग रणनीतियां कितनी भयावह हो सकती हैं।
बिल्कुल, यहाँ आपके द्वारा दिए गए चैप्टर 42 कोऑपरेशन का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी कटौती के प्रस्तुत है। अध्याय 42 सहयोग। क्विन फैंग वापस क्विन परिवार में लौटे और दिन भर की घटनाओं को अपने पिता और दूसरी माता को सुनाया। ये सुनकर क्विन जियान आन क्रोधित हो उठे। ये तो बिल्कुल ही बहुत हो गया। क्योंकि मैंने उन्हें वांग्युए निवास बेचने से इनकार कर दिया, उन्होंने इतनी नीच चालें चलीं। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं, एक थर्ड रैंक फेंगुओ जनरल, इतना आसानी से दबाया जा सकता हूँ? महान कियान राजवंश में एक थर्ड रैंक फेंगुओ जनरल वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर कोई भी कदम रख सकता था। क्विन फैंग ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपने पिता को चमकते हुए देखने लगे, जिससे वह दूसरी माता के सामने परिवार के मुखिया की छवि स्थापित कर सकें। एक भावपूर्ण भाषण के बाद क्विन जियान आन संतुष्ट हो गए। उन्होंने दूसरी माता को भेजने का तरीका ढूंढा, फिर गला साफ किया और कहा, तो फैंग, तुम्हारे विचार क्या हैं? क्विन फैंग को पता था कि यह होगा। उनका मुंह खींच गया। उन्होंने तुरंत झुककर अपने पिता को अपना योजना फुसफुसाया। ये सुनकर क्विन जियान आन थोड़े हिचकिचाए। फैंग, तुम्हारा तरीका आम लोगों को धोखा देने से कैसे अलग है? मुझे डर है कि यह कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। हाँ हाँ, अपनी दौलत को यूं ही बिखेरना, वही तो वास्तव में उत्कृष्ट है। क्विन फैंग ने अपने मन में सोचा, फिर धैर्यपूर्वक समझाया, ये सिटी लॉर्ड का निवास है जिसने पहले अनुचित व्यवहार किया। हम बस इसका जवाब दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आम लोगों से उनका पैसा धोखा करके नहीं ले रहे। वे जहां खाना चुनते हैं, यह उनकी अपनी पसंद है। ठीक है, तब उनके पिता ने अंततः सहमति जताई और तुरंत अपने अधीनस्थों को कार्य करने का निर्देश दिया। इसी बीच क्विन फैंग जिन्यांग सिटी डेमन स्लेयर डिवीजन पहुंचे और डायरेक्टर शी जिंगमिंग से मिले। तुम कह रहे हो कि तुम मेरी डेमन स्लेयर डिवीजन के साथ सहयोग करना चाहते हो? शी जिंगमिंग ने खुद को एक कप शराब देते हुए कहा, मुस्कान के साथ जिसमें एक गहरी मंशा झलक रही थी। बिल्कुल, अगर डायरेक्टर शी सहमत होंगे तो मैं डेमन स्लेयर डिवीजन को वांग्युए निवास के मासिक लाभ का 30% देने के लिए तैयार हूं। साथ ही डेमन स्लेयर डिवीजन के सदस्य वांग्युए निवास में भोजन करते समय 20% छूट पाएंगे। जिन्यांग सिटी डेमन स्लेयर डिवीजन को प्रत्येक महीने शाही दरबार से बहुत कम वेतन मिलता था और डेमन स्लेयर डिवीजन में मेरे सहयोगी लंबे समय से कठिनाई झेल रहे थे। यह न केवल वांग्युए निवास को डेमन स्लेयर डिवीजन की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि शी जिंगमिंग से एक उपकार भी कमाता है। ये ठीक दो पक्षियों पर एक ही तीर मारने जैसा था, क्विन फैंग ने सोचा। तुम्हारा प्रस्ताव निश्चित रूप से मुझे लुभाता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा वांग्युए निवास ज्यादा लाभ नहीं कमाता, है ना? ऐसा होने पर मैं क्यों तुम्हारे क्विन परिवार के बजाय सिटी लॉर्ड के निवास के साथ सहयोग करूं? शी जिंगमिंग ने अपना शराब का कप रखा और उंगलियां धीरे धीरे मेज पर थपथपाईं। सच कहूं तो सिटी लॉर्ड का निवास मुझसे पहले ही संपर्क कर चुका है। शी जिंगमिंग ने क्विन फैंग की ओर देखा, उनके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए। तो क्या डायरेक्टर शी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे? क्विन फैंग ने विश्वास के साथ कहा। तुम इतनी निश्चितता से क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्तमान में जिन्यांग सिटी में 50% से अधिक रेस्टोरेंट सिटी लॉर्ड के नाम हैं। केवल लाभ के हिसाब से मुझे उनके साथ सहयोग करना चाहिए, है ना? शी जिंगमिंग अभी भी परख रहे थे। कारण सरल है, अगर डायरेक्टर शी वास्तव में उनके साथ सहयोग करना चाहते तो तुम यहाँ मेरे बात खत्म होने तक नहीं रुके होते। साथ ही सिटी लॉर्ड का निवास स्पष्ट रूप से इंपीरियल कैपिटल के युद्ध मंत्रालय से जुड़ा है। जहां तक मुझे पता है, डेमन स्लेयर डिवीजन और युद्ध मंत्रालय हमेशा से विवाद में रहे हैं, इसलिए डायरेक्टर शी उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सिटी लॉर्ड के निवास की तुलना में मुझमें निवेश करना एक निश्चित और लाभकारी व्यवसाय है, क्विन फैंग ने जोर देकर कहा। शी जिंगमिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। युवा होना अच्छी बात है। उनके स्वर के समाप्त होते ही उन्होंने क्विन फैंग की ओर एक खाली शराब का कप धकेला और उसे शराब से भर दिया। ये देखकर क्विन फैंग जान गए कि सहयोग लगभग सुनिश्चित है। मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ। सुनकर क्विन फैंग ने राहत की सांस ली। लेकिन मेरी एक शर्त है, शी जिंगमिंग ने धीरे धीरे कहा। कौन सी शर्त? 2 महीने के भीतर जिन्यांग सिटी में तुम्हें सभी रेस्टोरेंट खरीदने होंगे, सिवाय उनके जो सिटी लॉर्ड के निवास के तहत हैं, और हमारी डेमन स्लेयर डिवीजन सभी रेस्टोरेंट के लाभ का 20% लेगी। क्विन फैंग ने विचार करते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर शी जिंगमिंग ने फिर से बोलना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है कि सिटी लॉर्ड का निवास शहर में रेस्टोरेंट इतनी तेजी से क्यों खरीद रहा है? कृपया मुझे बताएं, डायरेक्टर शी। कुछ महीने पहले फैंगटियन सिटी के कार्य मंत्रालय के लोगों को सम्राट मिंग द्वारा आदेश दिया गया था कि वे दक्षिणी डोमेन में एक आधिकारिक सड़क हुआरोंग रोड खोदें। अगर सब योजना के अनुसार हुआ तो 3 महीनों से भी कम समय में हुआरोंग रोड जिन्यांग सिटी के बाहर तक पहुंच जाएगी। शी जिंगमिंग ने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक कप पिया। ये समाचार सुनकर क्विन फैंग स्तब्ध रह गए।
प्राचीन काल से अब तक किसी स्थान के विकास को प्रेरित करने वाले मुख्य कारकों में से एक परिवहन रहा है। यदि हुआरोन रोड वास्तव में जिन्यांग सिटी के बाहर तक खुल जाती है तो जिन्यांग सिटी अब एक अज्ञात छोटा शहर नहीं रहेगा। आखिरकार इसका भौगोलिक स्थान उत्कृष्ट है। अगर इसके आसपास लगातार पहाड़ी श्रृंखलाएं और असुविधाजनक परिवहन नहीं होते तो ये पहले ही विकसित हो चुका होता, और आधिकारिक सड़क का निर्माण यही समस्या हल कर सकता है। ये समाचार अत्यंत मूल्यवान था। क्विन फैंग की आंखें सुनहरे चमक से झिलमिला उठीं, लेकिन उनमें एक संदेह की झलक अभी भी थी। आधिकारिक सड़क खोदने के लिए बहुत पैसा और मानव शक्ति चाहिए, और वर्तमान में ग्रेट कियान का राष्ट्रीय खजाना तंग है। सम्राट मिंग ने ये कैसे मान लिया? शी जिंगमिंग अंततः एक क्षेत्र के निदेशक होने के नाते क्विन फैंग से कहीं अधिक जानते थे, क्योंकि यह विचार राजस्व, युद्ध और कार्य मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वर्गीय निगरानी राष्ट्रीय आचार्य ने भी सम्राट मिंग से कहा कि हुआरोन रोड खोदी जाए। क्विन फैंग ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय निगरानी राष्ट्रीय आचार्य, जो केवल एक व्यक्ति के बाद और 10,000 से ऊपर खड़ा है, साहित्यिक संत दाओ परंपरा के शिखर पर है, ने यही सुझाव दिया। इसलिए सम्राट मिंग ने मान लिया। मैं समझ गया। 2 महीने के भीतर क्विन परिवार शेष रेस्टोरेंट खरीद लेगा। हालांकि अब एक और मामला है जिसमें डायरेक्टर शी की मदद चाहिए। बताओ। क्विन फैंग ने अपने निर्देश समाप्त किए, फिर विदा ली और चले गए। शी जिंगमिंग ने क्विन फैंग के जाते हुए पीठ की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी हो गई। क्विन परिवार ने वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति पैदा किया है। आओ यहाँ। जल्द ही जिन्यांग सिटी की गलियों और सड़कों में एक गपशप तेजी से फैल गई। क्या आपने सुना? वांग्यू निवास में एक नया व्यंजन है, हॉट पॉट। इसे खाने से शरीर मजबूत होता है और कीमत महंगी नहीं है। आम परिवार भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने सुना कि यह हॉट पॉट खाने से लंबाई बढ़ती है और यिन की पूर्ति होती है। मैंने सुना कि यह खाने से चेहरा सुंदर और पोषित होता है। अरे, मैंने सुना कि इसे खाने से अनंत युवा अवस्था मिलती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किसी को ठीक से पता नहीं था कि हॉट पॉट खाने के बाद वास्तव में क्या होगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और वे सभी वांग्यू निवास की ओर भागे। वांग्यू निवास से केवल एक सड़क दूर सुखद सुगंध फैल रही थी, जिसने लोगों की भूख को बढ़ाया। कुछ लोग लार निगलते हुए अंदर जाने और इस हॉट पॉट को आजमाने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वांग्यू निवास के बाहर लंबी कतार देखी तो सभी स्तब्ध रह गए। कभी भोजन के लिए लाइन लगाना भी आवश्यक था। क्या ये हॉट पॉट वास्तव में इतना अद्भुत था? जैसे ही आम लोग हैरान थे, डेमन स्लेयर टोकन बेल्ट पर बांधे कुछ वयस्क वांग्यू निवास से बाहर निकले और बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। मैंने अब तक इतने व्यंजन नहीं खाए, लेकिन आज की तरह कभी इतना आराम महसूस नहीं हुआ। सही है ना? अच्छा हुआ कि हम जल्दी आए, देर होते तो शायद एक बूंद भी गर्म सूप नहीं मिलती। भाइयों, याद रखना कल जल्दी आना, मेरा इलाज है। तो तय हुआ। वे कुछ संतुष्ट होकर बाहरी रास्ते पर चले गए, कंधे से कंधा मिलाए हुए, और सभी वहां मौजूद लोग दंग रह गए। जो चीज़ उन्हें और अधिक चौंकाया वह ये थी कि एक वेटर वांग्यू निवास से बाहर आया और एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, सामग्री सीमित, प्रतिदिन केवल 300 लोगों के लिए। भीड़ पूरी तरह हैरान थी। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद सभी कतार के सबसे पीछे खड़े हो गए, उम्मीद करते हुए कि वे 300 में से एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। बिल्कुल। यहाँ अध्याय 43 ओवरक्राउडेड का हिंदी में अनुवाद पूरा और विस्तारपूर्वक प्रस्तुत है। अध्याय 43 भीड़भाड़। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, वांग्यू निवास रोशनी से जगमगा उठा और लोगों की हलचल से भर गया। पूरे रेस्टोरेंट में भाप और सुगंधित खाने की खुशबू फैल रही थी, जो आने वाली सर्दी की ठंड को बुला रही थी। वहां मौजूद हर कोई खाने की भट्टी में पसीने से तरबतर हो गया था और पूरी तरह से आनंदित था। ये जिसे हॉट पॉट कहते थे, वास्तव में लोगों की समझ को नया अनुभव दे रहा था। ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं था, बल्कि इस्तेमाल करने में भी बहुत सरल था। कुछ ही कॉइन्स बेस सूप के लिए चुकाने पड़ते थे, बाकी सामग्री ग्राहक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चुन सकते थे। सामान्य लोग भी केवल दाल और सब्जियां ऑर्डर करके अपनी भूख शांत कर सकते थे। पहले उन्होंने कभी ऐसी कोई खाने की व्यवस्था देखी थी। वांग्यू निवास के वेटर लगातार व्यस्त थे, एक पल के लिए भी आराम नहीं कर रहे थे। जब से उन्होंने वांग्यू निवास में काम करना शुरू किया था, उन्हें कभी ऐसा संतोषजनक दिन नहीं मिला था। बाहर लंबी लाइन अभी भी लगी हुई थी और प्रतीक्षारत सामान्य लोग अंदर के जीवन दृश्य को देख रहे थे। उनकी जिज्ञासा और लालसा अब रोक नहीं पा रही थी। फिर भी किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि प्रवेश के लिए लगे बोर्ड पर, जिसमें 300 लोगों तक की सीमा बताई गई थी, शुरुआत से अंत तक कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या हमारी बारी अभी नहीं है? जल्दी ही, बहुत जल्दी। कर्मचारी की कमी के कारण मैनेजर पेंग स्वयं प्रवेश द्वार पर तैनात थे। इस समय उनका चेहरा मुस्कान से भरा था और यंग मास्टर के लिए उनकी प्रशंसा अनंत थी, जैसे ग्रेट कियान का एज और स्काई सी। सामान्य टेबल 3, मेहमानों ने अपना बिल चुका दिया है, कृपया दोबारा आएं।
रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर जोर से बोलता है। ये सुनकर मैनेजर पेंग तुरंत अगली मेहमानों की टीम को उनके स्थान पर ले जाते हैं। सामान्य बैठने की व्यवस्था रेस्टोरेंट की पहली मंजिल थी। यह अवधारणा किन फैंग ने वांग्यू निवास के कर्मचारियों को दी थी। दूसरी मंजिल आरक्षित बैठने के लिए थी और तीसरी मंजिल प्राइवेट रूम्स के लिए। अलग अलग शब्द अलग अलग प्रकार के मेहमानों को दर्शाते थे। जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया था, पहली मंजिल सबसे बड़ी थी और सामान्य लोगों के लिए थी, जिसका ध्यान उच्च मात्रा पर था ताकि रेस्टोरेंट का मूल मुनाफा सुनिश्चित हो सके। दूसरी मंजिल मार्शल आर्टिस्ट्स और दाओइस्ट्स के लिए थी। वे जो सामग्री ऑर्डर करते थे उनमें अधिकतर याओ बीस्ट का मांस होता था, जो महंगा होता था और इसलिए लाभ भी अधिक था। तीसरी मंजिल धनी और शक्तिशाली व्यापारियों के लिए थी, जो रेस्टोरेंट के अधिकांश मुनाफे का प्रतिनिधित्व करती थी। किन फैंग ने सीधे नियम बनाया, इस मंजिल पर भोजन करने के लिए न्यूनतम खर्च एक तायल चांदी से कम नहीं होना चाहिए, जो कि एक सामान्य परिवार की वार्षिक आय के लगभग एक तिहाई के बराबर था। फिर भी इतनी ऊंची कीमतों के बावजूद वांग्यू निवास की तीसरी मंजिल भरी हुई थी, जहां लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे। इन लोगों के लिए पैसे कोई समस्या नहीं थे। तीसरी मंजिल में प्रवेश कर पाना ही एक स्थिति का प्रतीक बन गया था, जिससे उन्हें श्रेष्ठता का एहसास होता था। और यही किन फैंग देखना चाहता था। केवल आधे दिन में आपने वांग्यू निवास को जीवंत बना दिया, इसे लोगों से भर दिया। आपके तरीके वास्तव में चकित करने वाले हैं। वांग्यू निवास की दूसरी मंजिल पर शी जिमिंग का चेहरा खाने से लाल था, विशेष रूप से उस ट्राइब पेट का अंक को लेकर, जिसे वह इतना पसंद कर रहे थे कि रोक ही नहीं पा रहे थे। किन फैंग ने अपने डेमन स्लेयर डिवीजन के सहयोगियों को भी आमंत्रित किया था, जो आज विशेष रूप से मेहमान थे। युवा मास्टर किन आज रात उनके बिल का भुगतान करेंगे। हालांकि यह उनके लिए थोड़ा कष्टप्रद था, लेकिन किन फैंग इसे आवश्यक निवेश मानते थे। जैसे कहावत है, छोटा पैसा नहीं निकलेगा, बड़ा पैसा नहीं आएगा। दोनों ने लंबी बातचीत और टोस्ट किया। शी जिमिंग ने शराब का घूंट लिया और अचानक आह भरी, खाना वाकई अद्भुत है, यहाँ तक कि फैंगटियन शहर में भी शायद इतनी स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता। बस अफसोस है। उन्होंने अपने वाइन ग्लास को घुमाया, ये शराब वास्तव में थोड़ी कमज़ोर है। यदि शराब बेहतर होती तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता। किन फैंग ने सोच में सिर झुकाया। वह लंबे समय से शराब बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके पास अवसर और भरोसेमंद ब्रूअर नहीं था। ये काम किया जाना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए टालना होगा। इसी बीच शाही राजधानी फैंगटियन सिटी में युद्ध के उपमंत्री तांग होंगयुन कई दिनों से दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे और उन्होंने गंभीर बीमारी का बहाना दिया। सम्राट मिंगडे ने उन्हें सहानुभूति देने के लिए भेजा और एक चौंकाने वाली खबर प्राप्त की। यंग मास्टर तांग शुवान, तांग परिवार का सबसे बड़ा पुत्र, की आत्मा निर्देशन दीपक बुझ चुका था, यानी वह मर चुका था। तांग होंगयुन बहुत परेशान हुए और इस खबर को सुनकर बेहोश हो गए। जागने के बाद उन्होंने घुटी हुई शोक से बीमारी अनुभव की। शयन कक्ष में कुपोषित तांग होंगयुन बिस्तर पर पीले और कमजोर पड़े थे। उनके पास एक सुंदर यंग मास्टर बैंगनी वस्त्रों में खड़ा था। पिता सम्राट मिंगडे ने पहले ही 100 घोस्ट्स के उच्च श्रेणी के दाओइस्ट्स को आत्मा निर्देशन दीपक की जांच करने के लिए भेजा है। बड़े भाई की मृत्यु के समय का दृश्य पूर्ण अंधकार था और उनकी मृत्यु तात्कालिक थी। वे संदेह करते हैं कि बड़े भाई गलती से एक शक्तिशाली डेमन और घोस्ट के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसने स्थानिक दिव्य शक्ति विकसित की थी और दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। ये यंग मास्टर बैंगनी वस्त्रों में तांग फेई था, तांग परिवार का अवैध पुत्र, जो तांग होंगयुन की कौनसिन से जन्मा था। तांग होंगयुन ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली, फिर धीरे धीरे बैठ गए। तीसरे राजकुमार को खुश करने के लिए उसने हजारों मील जाकर लियू परिवार को उकसाया। मैंने ऐसे मूर्ख को जन्म कैसे दिया। उन्होंने कई बार खांसी की, बेहद निराश दिखते हुए। पिता, क्या आप कहना चाहते हैं कि बड़े भाई की मृत्यु का संबंध लियू परिवार से है? चाहे ऐसा हो या न हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में एक व्यक्ति के बिना ध्यान दिए मरने के अनगिनत तरीके हैं, तांग होंगयुन ने ठंडे स्वर में कहा। पिता, क्या आप कहना चाहते हैं कि? तांग होंगयुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल उनकी आंखों में एक तीव्र चमक झिलमिला रही थी। अनजाने में 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में किन फैंग ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्हें न केवल रेस्टोरेंट के खातों की जांच करनी थी और रोज सामग्री का आवंटन करना था, बल्कि लिसनिंग रेन पवेलियन में पुस्तकों का अध्ययन करके साहित्यिक ऊर्जा लिटरेरी ची को भी इकट्ठा करना था। हालांकि जो परेशानी थी वह ये कि साहित्यिक संत दाओ परंपरा की 8वीं कक्षा तक पहुंचने के बाद उनकी उन्नति की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। 7 दिनों तक पढ़ने और कई किताबों को देखने के बावजूद जमा की गई साहित्यिक ऊर्जा पहली सीढ़ी के 1/3 तक भी नहीं भर पा रही थी। वे अनजाने में सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत मार्ग अपनाया। किन फैंग ने हवेली में टहलते हुए सोचा, तभी उन्होंने धातु की टकराहट की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि उनके दूसरे यंग मास्टर के नैनांगन में शिंग शेंग के साथ लड़ाई कर रहे थे।
पिछली बार की तुलना में उनके दूसरे यंग मास्टर काफ़ी परिपक्व हो गए थे और मुकाबले में अधिक कुशल थे। किन फैंग ने अपने डबल प्यूपिल्स सक्रिय किए और लड़ाई को देखा। उनके दूसरे यंग मास्टर का रक्त क्यू ब्लड ची पहले से अधिक घना था और आंतरिक क्यू इंटरनल ची की मात्रा भी अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों की औषधीय स्नान और रक्त क्यू गोलियों का असर हुआ था। ये पैसे की शक्ति थी। भाई, आप यहाँ हैं। केनन ने अपने हाथ में संकरी ब्लेड वाली छुरी रख दी। यंग मास्टर शिंग शेंग ने किनारे से अभिवादन किया। किन फैंग हंसते हुए आगे बढ़े और पूछे, हाई टैटू, क्या मेरे दूसरे यंग मास्टर ने कोई प्रगति की है? शिंग शेंग का मुंह अनजाने में मुड़ गया, फिर उन्होंने उत्तर दिया, दूसरे यंग मास्टर असाधारण प्रतिभाशाली हैं और तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उनका भविष्य असीमित है। इसके अलावा, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो दूसरे यंग मास्टर की छुरी की धार सेबर इंटेंट शायद जल्दी ही चोंग यू क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है। इतनी तेजी से? किन फैंग थोड़े आश्चर्यचकित हुए। यह उनके मूल अनुमान से आधा महीना तेज था। यदि ऐसा है, किन फैंग ने अपना सिर घुमाया और किन एन से कहा, तो अब तुम्हें हेवनली डिपर युआन स्लैश के दूसरे चरण के बारे में बताने का समय है। किन एन का चेहरा ये सुनकर उत्साह से जगमगाया। शिंग शेंग की आंखों में जिज्ञासा थी। हालांकि यंग मास्टर ने पिछली बार एक नज़र में इंपीरियल सोल्जर आर्ट की कमजोरियों को देख लिया था, फिर भी वह ये देखना चाहते थे कि साहित्यिक संत दाव के रूप में यंग मास्टर एक दिव्य मार्शल वॉरियर को कैसे मार्शल आर्ट्स मूव सिखाते हैं। किन फैंग आंगन में चले गए, एक शाखा तोड़कर जमीन पर छुरी की तकनीकों के चित्र बनाने लगे। किन एन तुरंत आगे बढ़ा और ध्यानपूर्वक अवलोकन करने लगा। शिंग शेंग झुककर देखने लगा, फिर चौंक गया। यंग मास्टर न केवल विजडम आय और अद्वितीय कविता के मालिक थे, बल्कि उनकी ड्राइंग कला भी इतनी उत्कृष्ट थी। ये चित्र, जो छुरी की तकनीक दिखाते थे, वास्तव में जीवंत कहे जा सकते थे। किन फैंग भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए। 8वीं कक्षा तक पहुंचने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनका मन और भी स्पष्ट हो गया था और यादें याद करना अब सहज हो गया था। कुछ ही समय में हेवनली डिपर युआन स्लैश के दूसरे चरण के सभी मूव डायग्राम तैयार हो गए। अवलोकन के बाद किन एन ने लंबे समय तक सोचा, फिर मूव्स की नकल करना शुरू किया। केवल 3 झूलों के बाद उनकी मूव्स पहले से तैयार चित्रों जैसी हो गईं। शिंग शेंग पूरे समय किनारे पर खड़े रहे, चुपचाप, उनकी आंखों में आश्चर्य था। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए मूव्स केवल सतही होते हैं, उन्हें सीखना मुश्किल नहीं है। फिर भी इतनी तेजी से सीखना दुर्लभ था। लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं था। एक मार्शल आर्ट को पूरी तरह से सीखने के लिए मूव्स द्वितीयक हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्यू चीक संचरण का तरीका। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, किन फैंग फिर किन एन को हेवनली डिपर युआन स्लैश की क्यू विधि समझाने लगे। व्याख्यान के बाद किन फैंग ने कहा, दूसरे यंग मास्टर, अपने मूव्स में क्यू विधि को शामिल करो और छुरी की तकनीक को कुछ बार और प्रदर्शन करो। यदि कोई समस्या हो, मैं इसे सुधार दूंगा। तो फिर मैं आप पर आश्रित हूं, बड़े भाई। केनन ने अपनी छुरी उठाई और इसे घुमाना शुरू किया। हवा में कटने की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। बिल्कुल, यहाँ पूरा चैप्टर 44 का हिंदी अनुवाद है, बिना किसी भाग को छोड़े। अध्याय 44, 8वें रैंक के साहित्यिक संत का साधना मार्ग। किन फेंग ने अपने डबल पुपिल्स से किनान के अंदरूनी की चीक के प्रवाह का निरीक्षण करते हुए समझाया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये छुरा कला 4 स्तर की शक्ति पर जोर देती है। पहला स्तर, ब्लेड एज, आपको छुरा से की को 3 झांक तक उत्सर्जित करने की अनुमति देता है, जिससे आप चट्टानों को तोड़ सकते हैं। दूसरा स्तर, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, आपको किसी पेड़ की पत्तियों को 10 झांक तक काटने की अनुमति देता है बिना उनकी नसों को नुकसान पहुंचाए। बेशक, इसे हासिल करने के लिए दूसरा युवा स्वामी, आपको अपने छुरे की धार पर अधिक की प्रवाहित करने में सक्षम होना चाहिए और की को अधिक कुशलता से नियंत्रित करना सीखना होगा। केनान ने उत्तर दिया और छुरा चलाना जारी रखा, लेकिन अचानक रुक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी की परिसंचरण गड़बड़ हो गई थी, जिससे उसे रोकना पड़ा। ये परिणाम जिंग शेंग की उम्मीदों के अनुसार भी था। यदि दिव्य मार्शल कला को केवल मौखिक निर्देश से ही महारत हासिल हो सकती, तो महान गान साम्राज्य लंबे समय पहले से ही दिव्य मार्शल लाइन के अधीन हो चुका होता। एक मार्शल कलाकार के लिए दिव्य मार्शल कला को पूरी तरह से सीखने के लिए वर्षों की साधना के अलावा अनुभव प्रदान करने वाले एक प्रसिद्ध गुरु का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्पष्ट रूप से जो युवा स्वामी की से वंचित है, वह ये नहीं कर सकता। जिंग शेंग ने सिर हिलाया और अंदर से आह भरी। निश्चित रूप से एक साहित्यिक संत द्वारा एक मार्शल कलाकार को मार्शल कला सिखाना अभी भी थोड़ा सा कल्पना जैसा लगता था। दूसरे युवा स्वामी, क्या आपको पता है कि अभी आपकी की परिसंचरण कहाँ गलत हो गई थी? किन फेंग ने पूछा। केनान ने सिर हिलाया, कृपया मार्गदर्शन दें, बड़े भाई। हम यहाँ आओ। जिंग शेंग इस बातचीत से थोड़ा चकित था। युवा स्वामी की बुद्धि ने की परिसंचरण में त्रुटियों का पता लगाने की क्षमता बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं थी। आखिरकार युवा स्वामी पहले ही इंपीरियल सोल्जर कला की कमियों को एक नज़र में देख चुका था।
लेकिन की परिसंचरण का मार्गदर्शन करना और केवल समस्याओं की पहचान करना दो पूरी तरह अलग बातें थीं। केनफेग ने अपना दाहिना हाथ केनान के पेट पर रखा। लगभग आधे धूप की स्टिक समय के बाद उसने अचानक अपनी आंखें चमकाईं। बड़े भाई, अब मैं समझ गया। जैसे ही उसने कहा, केनान उत्सुकतापूर्वक हेवनली डिप युआन स्लैश के दूसरे चरण का अभ्यास करने लगा, और इस बार जहां उसकी की परिसंचरण पहले गलत हुई थी, वह स्थान एक ही प्रयास में सही हो गया। ये कैसे हो सकता है? जिंगशेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी अधिक चकित कर दिया। केनान ने एक समस्या हल की और तुरंत 3 और त्रुटियां उसके की परिसंचरण में उत्पन्न हो गईं। हर बार युवा स्वामी ने पहले की तरह बस अपना दाहिना हाथ दूसरे युवा स्वामी के पेट पर रखा और आसानी से इसे सही कर दिया। जिंगशेंग ने निगलते हुए कहा, यह पूरी तरह से उसकी पिछली समझ को तोड़ देता है। दूसरे युवा स्वामी, मैंने आपकी सभी गलतियों को सुधार दिया है। अब से आपको लगातार अभ्यास और आत्मसंवेदनशीलता के माध्यम से समझना होगा। अगर मैं सही हूं, तो जब आप हेवनली डिप युआन स्लैश के दूसरे स्तर, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, में सफलतापूर्वक प्रवेश करेंगे, तो आपका छुरा इरादा सेबर इंटेंट चोंग युए तक पहुंच सकेगा और आप दिव्य मार्शल रैंक 6 गैदरिंग फोर्स के सीमा को भी छू पाएंगे, केनफेग ने आत्मविश्वास से कहा। धन्यवाद बड़े भाई। केनान उत्साहित हुआ और फिर एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत छुरा अभ्यास में खुद को लगा दिया। साथ ही केनफेग की आंखें अचानक खुल गईं, उसका हृदय उत्साह से भर गया। इस क्षण उसकी दिव्य सागर डिवाइन सीक में स्टेपस्टोन टू हेवन, स्टेवे टू हेवन का पहला चरण वास्तव में सफेद प्रकाश से चमक उठा और एक क्षण में साहित्यिक की लिटरेरी चीख प्रवाहित होकर पहले चरण का एक पांचवां हिस्सा भर गया। ये साहित्यिक की एकत्र करने की गति पढ़ाई की तुलना में बहुत तेज थी। उत्साह के बाद केनफेग ने विचार किया, रैंक 9 पर पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने पर एक ही पुस्तक पढ़ने की तुलना में लगभग 10 गुना साहित्यिक की मिलती थी, लेकिन साहित्यिक संत रैंक 8 पर ज्ञान का उपयोग करके प्राप्त साहित्यिक की पढ़ाई से बहुत अधिक थी। इससे स्पष्ट है कि साहित्यिक संत रैंक 8 पर तेजी से उन्नति करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई बेकार है। आखिरकार केवल अधिक ज्ञान संग्रह करके ही अधिक अवसर मिलते हैं उसे लागू करने के लिए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद केनफेग ने तय किया कि वह लिसनिंग रेन पैविलियन में सभी किताबें जल्द से जल्द पढ़ेगा, धीरे धीरे चरण दर चरण गहराई से ज्ञान अर्जित करेगा और फिर उसे फटने देगा। दूसरे युवा स्वामी, आप यहाँ अपना छुरा अभ्यास करें, मुझे बाहर कुछ काम है। ठीक है बड़े भाई। केनफेग को जाते देख जिंगशेंग जल्दी से पीछे आया। युवा स्वामी, अभी जो हुआ वह वास्तव में क्या था? आप केवल हाथ पेट पर रखकर ही दूसरे युवा स्वामी को की परिसंचरण सही करने के लिए मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? इतना कठिन क्या है? मैंने केवल अपनी साहित्यिक की को उसके शरीर में स्थानांतरित किया और उसे की परिसंचरण का सही मार्ग दिखाया, केनफेग ने सहजता से उत्तर दिया। क्या ये संभव है? जिंगशेंग का मुंह खुला रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा। लेकिन दूसरे युवा स्वामी को दिखाने के लिए आपको पहले खुद की परिसंचरण समझनी होगी। लेकिन केनफेग ने सिर घुमाया, आप कहना चाहते हैं, लेकिन मैं केवल एक विद्वान हूँ, मार्शल कलाकार नहीं। केवल किताबों की सामग्री से मैं की परिसंचरण का सही मार्ग कैसे पता कर सकता हूँ? जिंगशेंग ने सिर हिलाया और फिर उसने देखा कि युवा स्वामी उसका कंधा थपथपा रहे हैं और गंभीरता से कह रहे हैं, हे तंतो, ऐसे मामलों का संबंध प्रतिभा से होता है। यह मत सोचो कि मैं अध्ययन करता हूं क्योंकि मैं मार्शल कला के लिए उपयुक्त नहीं हूं। मैं बस मार्शल कला को अपने लिए बहुत आसान पाता हूं। जैसा कि कहा जाता है, शीर्ष पर अकेलापन है और अजेयता सबसे एकाकी है। हे तंतो की प्रशंसा भरी दृष्टि को देखकर केनफेग का हृदय आनंद से भर गया। ये दिखावा करने का अनुभव वास्तव में अद्भुत था। युवा स्वामी, क्या आपने सेना में शामिल होने पर विचार किया है? आपकी क्षमताओं से यदि आप दिव्य माक्विस सेना का मार्गदर्शन करें तो हमारी सेना युद्ध में निस्संदेह अजेय होगी। जिंगशेंग उत्साहित होकर बोला, क्या मजाक है? मुझे फ्रंटलाइन पर भेजना, ये तो मेरे जीवन की मांग है। केनफेग ने खांसी की, देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होना मैंने वास्तव में सोचा है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। क्या युवा स्वामी महसूस करते हैं कि आपकी साधना अभी भी अधूरी है और आप खुद को और परिपक्व करना चाहते हैं? स्वर्गीय रहस्य प्रकट नहीं होने चाहिए। समय आने पर मैं स्वाभाविक रूप से बताऊंगा। केनफेग ने हाथ हिलाया और चला गया, हे तंतोह को केवल एक गहरी और रहस्यमय पीठ छोड़ते हुए। कीन परिवार छोड़ने से पहले केनफेग ने विशेष रूप से लैन निंगशुआंग को ढूंढा। काले धुंध वाले जंगल से लौटने के बाद लैन निंगशुआंग ने हमेशा उसके बाहर जाने पर उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा लिया था, जिंगशेंग को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि केनफेग को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन उसने अधिक दबाव नहीं डाला। वैसे भी यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे सुरक्षा देता है। लेक पवेलियन पहुंचने पर दोनों सुंदराएं झील की ओर निहार रही थीं, उनका चेहरा शांत था। लैन निंगशुआंग ने केनफेग को देखकर धीरे
से कहा, युवा स्वामी, मैं अब आपके साथ जा रही हूँ। मम, लियू जियानली उदासीन थी। कीन परिवार छोड़ने पर किन फेंग ने पूछा, क्या आपकी युवा महिला हाल ही में सामान्य रूप से खा रही है? युवा स्वामी की कृपा से मेरी युवा महिला अब कम से कम एक भोजन रोज खाती है। लैंडिंग शुआंग ने सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की। यह अच्छा है। अब जब मैं लिसनिंग रेन पैविलियन जाता हूँ तो मैं विशेष रूप से चिकित्सा पुस्तकों को भी देखता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं आपकी युवा महिला की चोटों को ठीक करने में सक्षम हो जाऊंगा। लैंडिंग शुआंग ने हल्की मुस्कान दी, उसकी भौहें कोमलता से भरी हुई थीं। मुझे विश्वास है कि युवा स्वामी कर सकते हैं। लिसनिंग रेन पैविलियन के प्रवेश द्वार पर कैंग फेलिन को ओल्ड मैन बेली के पास खड़ा देखा गया, हाथ बांधे। प्रतीत होता है कि वह यहाँ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने किन फेंग और लैंडिंग शुआंग की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और फिर लिसनिंग रेन पैविलियन में कदम रखा। किन फेंग ने उसके ठीक पीछे कदम रखा। लैंडिंग शुआंग को लिसनिंग रेन पैविलियन के अंदर बहुत दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी उसके प्रवेश की योग्यता नहीं थी। इसलिए उसने अपनी तलवार पकड़ ली, प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई, आंखें बंद की और अपने शरीर में की को परिष्कृत किया। ओल्ड मैन बेली ने एक आंख खोली, देखा और अनायास मुस्कुराए, ये किन परिवार का बच्चा वाकई भाग्यशाली है। नीले रंग की सुंदरता ने नजरअंदाज करने का नाटक किया। अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थीं, परंतु उसके गालों पर हल्की लाली दिखाई देने लगी। अध्याय 45, आग काटना। लिसनिंग रेन पवेलियन के अंदर कीन फंग कैंग फेलिन के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, मिस कैंग, मुझे अभी भी वह ज़ूमी अंगूठी थोड़ी देर के लिए जी करनी होगी। चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे आएंगे और मैं एक स्पेशल जेड पेंडेंट खरीद सकूंगा, मैं निश्चित रूप से ज़ूमी अंगूठी वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं, कैंग फेलिन ने करवट बदलकर कहा, तुम वह ज़ूमी अंगूठी ले सकते हो। दे रही हो मुझे? कीन फंग ने यह सुनते ही अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इतनी कीमती वस्तु बस मुफ्त दे दी। भले ही उसके पास धन हो, फिर भी इतनी मनमानी करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? कीन फंग ने निगल लिया और हालांकि उसके दिल में एक आवाज़ लगातार उसे इसे स्वीकार करने के लिए बहका रही थी, तर्क ने फिर भी लालच पर विजय पाई। यह अभी भी उचित नहीं है, ये वस्तु बहुत मूल्यवान है। कैंग फेलिन ने एक किताब उठाई, बिना किसी खास ध्यान के पन्ने पलटे और दान कहा, मुझे वास्तव में वह बैलेड ऑफ द स्वॉर्ड्समैन पसंद आई जो आपने पिछली बार मुझे दी थी। इसे ज़ूमी अंगूठी मानो एक वापसी तोहफे के रूप में। लेकिन क्या वह कविता तुम्हारे मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए भुगतान नहीं थी? कीन फंग ने उलझन में पूछा। कैंग फेलिन की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सिर्फ एक एस्कॉर्ट, क्या वह कविता के लायक हो सकती थी? भले ही मैं इसे ज़ूमी अंगूठी से बदल दूं, तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने लाभ कमाया। इसके अलावा मेरे घर में ऐसे ज़ूमी अंगूठियों की बहुतायत है। यह मामला तय है, अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कीन फंग ने मुंह खोला, दिल में सोचते हुए, धनी महिलाएं सच में उदार होती हैं। अगर वह उससे शादी कर सके तो कम से कम 200 साल की संघर्ष की मेहनत बच सकती थी। इस समय कीन फंग को फिर से ड्रैगन की लार की याद आए और उसके तिरछे विचार फिर उभर आए। मिस कैंग ने खुद कहा था कि बैलेड ऑफ द स्वॉर्ड्समैन के बदले ज़ूमी अंगूठी उसके लिए लाभ थी, तो क्या कुछ बूंदे ड्रैगन की लार मांगना भी समस्या हो सकती थी? बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि एक लिटरेरी सेंट डाउस्ट के रूप में वह नई चीज़ों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता था और निश्चित रूप से उसके मन में कोई नीच विचार नहीं थे। कीन फंग ने गला साफ किया, मिस कैंग, क्या आप मुझे वह ड्रैगन लार दे सकती हैं? भागो। वह बोल भी नहीं पाया कि कैंग फेलिन ने उसे रोक दिया। उसने उस पर तीखी नज़र डाली और फिर सीधे पवेलियन में घूमने चली गई, जैसी कि वह हमेशा करती थी। कीन फंग हैरान रह गया। जब भी वह ड्रैगन लार का जिक्र करता, मिस कैंग इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों देती? वह ज़ूमी अंगूठी देने को तैयार थी, फिर भी कुछ बूंद लार की इतनी अहमियत क्यों रखती? धनी और गरीब की सोच सच में समझ में नहीं आती। कीन फंग ने सिर हिलाया और किताबें पढ़ने लगा। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। कीन फंग का ज्ञान बढ़ा, लेकिन उसने कई चिकित्सा किताबें पढ़ी थीं और किसी भी किताब में क्षतिग्रस्त मेरिडियंस को फिर से जोड़ने की कोई जानकारी नहीं मिली। लिसनिंग रेन पवेलियन की तीसरी मंजिल पर केवल कुछ ही किताबें बची थीं। ऐसा लगता था कि समाधान पाने के लिए उसे ऊपर की मंजिलों को देखना होगा, लेकिन प्रवेश पर ओल्ड मैन बेली ने कहा था कि केवल निचली 3 मंजिलों पर ही वह किताबें देख सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? कीन फंग के चेहरे पर संघर्ष की झलक थी और उसने सोचा कि अब ओल्ड मैन से पूछने का समय है कि तीसरी मंजिल से ऊपर जाने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है। तभी लैंडिंग शुआन का कॉल प्रवेश द्वार से आया। आमतौर पर मिस लैन उसे पढ़ाई के समय परेशान नहीं करती जब तक कि कोई जरूरी मामला न हो। कीन फंग ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से नीचे गया। तब उसने मैनेजर पेंग को प्रवेश द्वार पर चिंतित देखा। क्या हुआ? रेस्टोरेंट का व्यापार खूब चल रहा था। एक दिन की आमदनी अब पहले 3 महीने के मुनाफे के बराबर थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजर पेंग का चेहरा स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है।
पेंकिंग ने दूसरों की ओर देखा और कुछ शब्द कान में फुसफुसाए। कीन फंग ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत मिस लैन और मैनेजर पेंग को वैंगू रेजिडेंस ले गया। ठीक इसी समय एक लंगड़ा रहा मध्यम आयु का आदमी, जो फटे हुए कपड़े पहने था और लकड़ी की छड़ी पर झुका हुआ था, धीरे धीरे एक बर्तन में शराब लेकर चला गया। दोनों समूह एक दूसरे से गुजरे। कीन फंग ने आदमी के शरीर पर कई चोटों को देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी में वहां से चले गए। ओल्ड मैन, आपकी शराब, मध्यम आयु के आदमी ने कहा। मम, ओल्ड मैन बेली ने जवाब दिया, शराब का बर्तन लिया और 30 तांबे के सिक्के वापस कर दिए। कल भी इसी समय। कल? शायद तुम अन्य कामों में व्यस्त हो गए। किस काम में व्यस्त? मध्यम आयु के आदमी ने जिज्ञासु होकर पूछा। ओल्ड मैन बेली ने जवाब नहीं दिया, रतन की कुर्सी पर लेटे हुए पंखा चला रहे थे। मध्यम आयु का आदमी उन्हें घूरते हुए बोला, अजीब है, और फिर लंगड़ता हुआ चला गया। कीन फंग और अन्य वैंगू रेजिडेंस पहुंचे, जहां व्यापार अभी भी तेजी से चल रहा था, लेकिन बीच बीच में ग्राहकों की शिकायत और वेटरों की माफी सुनाई दे रही थी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और आपके पास शराब भी नहीं। ओह प्रिय ग्राहक, मुझे वास्तव में खेद है। जैसा आपने देखा, हाल ही में बहुत भीड़ रही है और हमारे पास सभी शराब बिक चुकी है। हम अभी तक पुनः स्टॉक नहीं कर पाए हैं। आज आप चाय पी लें, अगली बार जब आप आएंगे हम निश्चित रूप से आपको अच्छी शराब परोसेंगे। बस यही तरीका है, ग्राहक ने मजबूरी में कहा। कीन फंग की नज़र कमरे में घूमी। हर ग्राहक की मेज पर केवल चाय थी, एक भी बर्तन शराब का नहीं। उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, मैनेजर पेंग, यह क्या हो रहा है? पेंकिंग का चेहरा गंभीर था। हमारे वैंगू रेजिडेंस की शराब शहर में बेली जैंग वाइन वर्कशॉप द्वारा मासिक आपूर्ति की जाती है। आज सुबह पुनः स्टॉक करने का समय था, लेकिन किसने सोचा था कि वे सिटी लॉर्ड्स मैंशन के साथ मिलकर हमारी शराब की आपूर्ति बंद कर देंगे। तो क्या हम अन्य शराब कार्यशालाओं से शराब नहीं खरीद सकते? कीन फंग ने गंभीर होकर पूछा। यंग मास्टर, आप नहीं जानते। जब हमें ये पता चला तो मैंने तुरंत अन्य शराब कार्यशालाओं को भेजा, लेकिन वे सभी खाली लौट आए। मुझे लगता है कि यह भी सिटी लॉर्ड्स मैंशन से संबंधित है। अब तीसरी मंजिल के विशिष्ट मेहमानों के लिए लगातार शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें केवल पहली और दूसरी मंजिल की शराब की आपूर्ति रोकनी होगी। लेकिन फिर भी वर्तमान ग्राहक प्रवाह के अनुसार यह अधिकतम केवल 3 दिन तक ही चलेगा। यंग मास्टर, अब आप क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कीन फंग ने अपनी आंखें बंद करके सोचा। यद्यपि वैंगू रेजिडेंस की वर्तमान प्रसिद्धि हॉटपॉट से बड़ी थी, शराब के बिना रेस्टोरेंट पर काफ़ी असर पड़ेगा, अंततः ग्राहकों का नुकसान होगा। सिटी लॉर्ड्स मैंशन की यह चाल काफ़ी प्रभावी थी। ऐसा लगता है कि ब्रूइंग प्लान को जल्दी लागू करने की आवश्यकता है। कीन फंग ने बड़बड़ाया। रात में सिटी लॉर्ड्स मैंशन पूरी तरह से रोशन थी। ये लोटिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, पिता, आप सच में चालाक हैं। शराब की आपूर्ति रोकने का विचार। मुझे यकीन है कि वैंगू रेजिडेंस का व्यापार जल्द ही प्रभावित होगा। वकीन फैमिली का लड़का भले ही कुछ तरकीबें जानता है, फिर भी थोड़ा हरा है। इस छोटे जिन्यांग सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। ये हैंग ने ताने भरे स्वर में कहा, अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव। इस समय 2 नौकर एक लाल सूप का बर्तन लाए और ये हैंग और ये लोटिंग के सामने रखा। ये हैंग ने थोड़ा चखा और फिर क्रोधित होकर कहा, बेकार। ये तुम्हारा बनाया हुआ सूप बेस है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वैंगू रेजिडेंस के हॉट पॉट की तुलना में कैसे हो सकता है? दोनों कांप उठे। सिटी लॉर्ड, हमने वैंगू रेजिडेंस का हॉट पॉट चखा। वह लाल सूप वास्तव में साधारण लोगों के द्वारा नकल नहीं किया जा सकता। यदि आप रेसिपी नहीं जानते तो आप निश्चित रूप से वह स्वाद नहीं बना सकते। तो ऐसे बेकार लोगों का मेरे लिए क्या फ़ायदा? ये हैंग ने मेज को लात मारी। लाल सूप उलट गया। सूप पर पड़े दोनों नौकर तुरंत चिल्लाए क्योंकि फैल गया लाल सूप उन्हें जला रहा था। तभी हॉल के किसी अज्ञात कोने से एक ठंडी आवाज़ आई, सिटी लॉर्ड, ये वास्तव में अपने अधीनस्थों के प्रति निर्दयी हैं। लेकिन जो कुत्ते अपने कार्य में असफल होते हैं उनका दंड निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। कौन है वहाँ? ये हैंग बहुत घबरा गया। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, 2 नौकरों के सिर उड़ गए और खून बौछरने लगा। अध्याय 46, भूतिया मुख और 1000 कठपुतलियां। ये लोटिंग डर के मारे चीखी जब उसका चेहरा खून से सना हुआ था। ये हैंग, जो शहर के प्रमुख थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में कई तूफान देखे थे, और वह इस दृश्य से डर नहीं गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चुप रहो। ये सुनकर ये लोटिंग ने जल्दी से अपने मुंह को हाथ से ढक लिया, लेकिन उसका लगातार कांपता हुआ शरीर उस समय उसके भय को पूरी तरह दर्शा रहा था। चूंकि आपकी उपस्थिति है तो क्यों छिपना? आखिरकार मेरे आवास में सभी विशेषज्ञ शायद आपके हाथों मारे जा चुके हैं और हम दोनों आपके लिए कोई खतरा नहीं है, ये हिंग ने कहा और सावधानीपूर्वक अपने आसपास देखा। ओह, आप कैसे जानते हैं कि वे मारे गए हैं? अंधेरे में खड़ा व्यक्ति रुचि दिखाते हुए बोला।
मेरे बेटे की आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले इतनी जोर से आई थी कि मेरे आवाज़ के 7वें श्रेणी के मार्शल वारियर्स इसे सुनकर तुरंत दौड़कर आ जाते। लेकिन बाहर पूरी तरह से कोई आवाज़ नहीं है। उनकी मौत के अलावा मैं कोई और संभावना नहीं सोच सकता, यी हेंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अंधेरे से एक तीखी ताली की आवाज़ गूंज उठी, जो रात में बहुत तेज़ लगी। मैंने सोचा था कि शहर के प्रमुख ही कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन लगता है उनमें थोड़ी बुद्धि है। उनकी आवाज़ खत्म होने के साथ ही 3 सिर मुख्य हॉल में फेंके गए। प्रत्येक सिर से 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इसे देखकर यी लोटिंग इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके पैंट पूरी तरह से गीले हो गए। यी हेंग ने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में कसते हुए दांत पीस लिए। जमीन पर पड़े 3 सिर वास्तव में शहर के प्रमुख के आवास के 3 7वें श्रेणी के मार्शल वारियर्स थे। तभी मुख्य हॉल में एक स्तंभ की छाया अचानक हिली। एक क्षण में वह छाया सीधी खड़ी हो गई और धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई, लाल भूतिया मुख वाली, लंबे ग्रे सफ़ेद बालों वाली, काले और सफ़ेद वस्त्र पहने और कमर से हाथ के आकार की कई खोपड़ियां लटक रही थीं। यी हेंग ने भले ही बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सावधानीपूर्वक पूछा, आपका उद्देश्य मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो इतनी क्रूरता क्यों? दूसरों से पैसा लेकर उनके लिए परेशानी खत्म करना। क्या आप अभी भी युद्ध मंत्री के उपपुत्र यंग मास्टर टैंग शुवान, जो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, को याद करते हैं? भूतिया मुख वाले ने ठंडी आवाज में कहा। मैं इसे स्वाभाविक रूप से याद करता हूँ। जब यंग मास्टर टैंग आए, हमने उनका भव्य स्वागत किया और उनके नेतृत्व में चले। जब वे गए तो हमने उन्हें बाहर तक पहुंचाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इसका आपसे क्या संबंध है। आप वास्तव में नहीं जानते। अंधेरे से एक शक्तिशाली दबाव उमड़ा। यी हेंग का चेहरा पीला पड़ गया और बड़े बड़े पसीने उसके माथे पर लटकने लगे। मैं वास्तव में नहीं जानता। भूतिया मुख वाला आदमी अंधेरे से बाहर आया और यी हेंग के सामने खड़ा हुआ। भारी दबाव के नीचे यी हेंग को ऐसा लगा जैसे लाल भूतिया मुख जिंदा हो गया हो, अपने खून भरे मुंह को खोलकर उसे पूरी तरह निगल जाने वाला हो। आप वास्तव में नहीं जानते? भूतिया मुख वाले ने फिर पूछा। यी हेंग ने अब पूरी तरह हताशा में सिर हिलाया, वह बेतकल्लुफ था। भूतिया मुख वाले ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर दबाव को हटा लिया और हॉल में धीरे धीरे आगे पीछे चलने लगे और फिर धीरे से कहा, यंग मास्टर टैंग फैंगटियन सिटी वापस नहीं लौटे क्या? यी हेंग की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने एक संभावना सोची और ठंडा पसीना तुरंत उसकी पीठ पर बहने लगा, लेकिन उसने अभी भी थोड़ी उम्मीद रखी। शायद यंग मास्टर टैंग के पास कोई काम था और वह तुरंत फैंगटियन सिटी वापस नहीं लौटे। भूतिया मुख वाले ने ठंडी हंसी निकाली। उनकी आत्मा मार्गदर्शक दीपक बुझ चुका है। आत्मा मार्गदर्शक दीपक, जिसे 100 घोस्ट्स डाओ परंपरा में इस्तेमाल किया जाता है, एक व्यक्ति की आत्मा के धागे को निकालकर दीपक की बत्ती में मिलाकर बनाया जाता था। जब दीपक बुझ जाता है तो इसका मतलब है कि उस आत्मा का मालिक मर चुका है। यी हेंग इतना डर गया कि तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। आपका महत्वपूर्ण, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यंग मास्टर टैंग, वह निश्चित रूप से मेरे द्वारा नहीं मारे गए। कृपया हमें मारने से बचाए। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं कि इसे आपने नहीं मारा, आपके पास वह साहस नहीं है। लेकिन यंग मास्टर टैंग ने आपके साथ संपर्क किया, फिर भी आपने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मरने का हक है? यी लोटिंग, जो इस समय किनारे पर था, अब पूरी तरह डर के मारे पागल हो चुका था। यी हेंग का चेहरा अंधेरे और हल्के रंगों के बीच बदल रहा था। अंत में उसने दोनों हाथों से खुद को सहारा देते हुए मुश्किल से खड़े हुए कहा, यदि आपका उद्देश्य वास्तव में मुझे मारना था, तो आप शुरुआत से ही ऐसा कर सकते थे। इतना बोलना इस बात का संकेत है कि आप अभी भी मुझे कुछ मूल्यवान मानते हैं। आपका महत्वपूर्ण, कृपया स्वतंत्र रूप से बोलें। जितना मैं कर सकता हूं, मैं बिना हिचकिचाहट के करूंगा। भूतिया मुख वाले ने सिर हिलाया। मुझे समझदार लोगों से बात करना पसंद है। आपने अपनी जान बचा ली। मुझे यहाँ 2 काम करने के लिए भेजा गया है। मैं अकेले इसे पूरा कर सकता था, लेकिन समय लग जाएगा। यी हेंग ने थोड़ी राहत की सांस ली। आपका महत्वपूर्ण, कृपया बताएं मुझे क्या करना है। पहला, मुझे जीन्यांग सिटी में एक व्यक्ति का नाम पता लगाना है, ली यांग। दूसरा, किन परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर किन फैंग को मारने का तरीका ढूंढना है और उनकी लाश मुझे लानी है। यी हेंग पहले चौंक गए, फिर जटिल भाव से बोले, सच कहूं तो आपके द्वारा मेरे आवास के 3 विशेषज्ञ पहले ही मारे जा चुके हैं और किन फैंग हमेशा 7वें श्रेणी के रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। मेरे पास वास्तव में कोई उपाय नहीं है। इसे सुनते ही भूतिया मुख वाले ने अपनी उंगली ठोकी और फिर एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। मुख्य हॉल के बाहर आंगन में 3 आकृतियां चली आईं। यी हेंग बहुत भयभीत हो गया। ये 3 आकृतियां स्पष्ट रूप से मानव नहीं थीं, बल्कि 3 7वें श्रेणी के मार्शल वारियर्स के सिर कटा हुआ म्यूटिलेटेड शव थे। लेकिन उनके सिर कैसे चले सकते थे? 3 म्यूटिलेटेड शव मुख्य हॉल में आए, अपने सिर उठाए और अपने गले में फिर से जोड़ दिए, भयानक मुस्कान के साथ।
ये लोटिंग डर के मारे सीधे बेहोश हो गया। ये हेंग ने अपने जीवन में कभी ऐसा अजीब दृश्य नहीं देखा था। 100 घोस्ट्स डाउ परंपरा में भी ऐसा मृतकों को जीवित करने का तरीका नहीं सुना गया था। भूतिया मुख वाले ने ठंडी आवाज में कहा, अब से ये 3 कठपुतली शव आपके नियंत्रण में होंगे। उनकी शक्ति पहले से अधिक होगी और 7वें श्रेणी के मार्शल वॉरियर्स से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। मैं समझ गया। मैं तीनों का उपयोग करके किन फैंग को मारने का तरीका ढूंढूंगा। कृपया बताएं, आपका नाम क्या है? कियान कुई। अगले दिन किन फैंग ने अपने दरवाजे को धक्का दिया और उठते हुए ज्यों ही कप में बनी शराब की खुशबू सूंघी, उसने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। एक रात की कोशिशों के बाद उसने अंततः बेहद शुद्ध और मजबूत शराब तैयार कर ली थी। अब उसे बस एक भरोसेमंद वाइनरी ढूंढनी थी, उन्हें ये तरीका सिखाना था और फिर बड़े पैमाने पर मजबूत शराब का उत्पादन करना था। सफलता मिलने पर वांग्युए निवास का मुनाफा निश्चित रूप से नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। लेकिन किन फैंग ये भी समझ गया कि भरोसेमंद वाइनरी ढूंढना आसान काम नहीं है, क्योंकि जीन्यांग सिटी में शहर के प्रमुख सबसे उच्च अधिकारी थे और कोई भी वाइनरी शहर के प्रमुख के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वांग्युए निवास की शराब केवल 3 दिन तक टिक सकती है, इसलिए वाइनरी ढूंढना जरूरी है। चूंकि बड़े वाइनरी को शहर में शहर के प्रमुख के निवास द्वारा खरीद लिया गया है, शायद मैं डेमन स्लेयर डिवीजन जा सकता हूं और निदेशक से पूछ सकता हूं। उन्हें शायद कुछ छोटी अनजानी वाइनरी के बारे में पता होगा जो ये काम ले सकती है। अपनी सोच पूरी करने के बाद किन फैंग किन परिवार के निवास से निकलने ही वाला था कि वह लान निंगशून को ढूंढने गया और वहीं उसने अपने पिता से सामना हो गया। किन जियानान अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता के कारण तुरंत कप में मौजूद अत्यंत शुद्ध शराब की खुशबू सूंघ गए। एक घूंट लेने के बाद वह थोड़े उत्तेजित महसूस करने लगे और तुरंत रुचि दिखाए। फैंग, ये शराब तुमने कहाँ से खरीदी? किन फैंग ने शराब बनाने की प्रक्रिया और वांग्युए निवास के वर्तमान संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया। किन जियानान ने कुछ पल विचार किया, फिर अचानक कहा, मैं वास्तव में एक छोटी वाइनरी जानता हूँ, शायद तुम वहाँ प्रयास कर सकते हो। अवश्य। यहाँ चैप्टर 47 का पूरा हिंदी अनुवाद है बिना किसी हिस्से को काटे। अध्याय 47, शराब खाने के बूढ़े ली। पिता, जिस शराब की दुकान की मुझे तलाश है उसके मालिक को भरोसेमंद होना चाहिए और उसे बड़ी मात्रा में काम संभालने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप जिस जगह का उल्लेख कर रहे हैं वह ये सब कर सकती है? किन फैंग ने अपनी शंका व्यक्त की। आखिरकार एक अविश्वसनीय पिता शायद भरोसेमंद सलाह नहीं दे सकता। किन जियानान ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और ध्यान से सोचा, उस आदमी का सरनेम ली है। वह जिद्दी है लेकिन बिल्कुल भरोसेमंद है। कि वह बड़ी मात्रा में काम संभाल सकता है या नहीं, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। क्यों न तुम खुद जाकर उसे देखो और व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करो। वह आदमी साउथ सिटी की जिनेक्वान स्ट्रीट में है, सबसे अंदर के घर में। जिनेक्वान स्ट्रीट शहर के किनारे के पास एक दूरस्थ सड़क, शायद ही कभी लोगों द्वारा देखी जाती थी। यही एकमात्र तरीका है। किन फैंग ने सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ पिता, वांग्युए निवास मैंने पुनर्जीवित कर दिया है। हमारी परिवार की कोषागार कब? बोलते बोलते किन जियानान ने अपने माथे पर हथेली मारी और बीच में ही रोक दिया। मैं लगभग भूल ही गया। तुम्हारी दूसरी माता को मेरे पास एक जरूरी काम है, मुझे तुरंत जाना होगा। ओह हाँ, तुम क्या बताने वाले थे? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। तुम जब काम निपटा लो और वापस आओ तो मुझे बता सकते हो। इतना कहकर केवल एक जल्दी में भागता हुआ पीठ ही दिखाई दी। किन फैंग ने होंठ टेढ़े किए। कोई बात नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि पिता से इतनी आसानी से कोषागार मिलेगा। फिलहाल मुझे पहले साउथ स्ट्रीट जाना चाहिए और देख लेना चाहिए। किन फैंग मिस लेन को खोजने के लिए किन मैनर लेकसाइड पैविलियन की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लियू जियानली सफ़ेद वस्त्र में धीरे से अपने दाहिने हाथ से इशारा कर रही थी और झील से एक जल गेंद जिसमें एक गोल्डफिश थी धीरे धीरे उसके सामने आई। गोल्डफिश अपनी पूंछ हिला रही थी, लेकिन वह जल गेंद के भीतर कभी नहीं बच सकती थी, केवल सामने खड़ी खूबसूरत महिला को चौड़ी आंखों से घूर सकती थी। किन फैंग बहुत चकित थे। यह अफवाह थी कि लियू जियानली की अंडरगोइंग ट्रिबुलेशन असफल हो गई थी और उनका रियल्म गिर गया था, लेकिन केवल इस क्यूई नियंत्रण की विधि से वह अधिकांश छठी ग्रेट गैदरिंग फोर्स रियल्म के देवात्मा योद्धाओं से बेहतर दिखाई दे रही थीं। क्या उनकी रियल्म अभी भी 5वीं ग्रेट डिवाइन मूवमेंट में है? किन फैंग ने धीरे से खुद से कहा, यह अनुमान लगाते हुए। लेक पैविलियन में लियू जियानली का नाजुक गोरा कान हल्का सा हिला, फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और पानी की गेंद जिसमें गोल्डफिश थी झील में वापस चली गई। जा, उसके करामेली होंठ हल्के से खुले। लैन निंगशुंग समझ नहीं पाए, अपना सिर घुमाया और देखा कि युवा स्वामी कॉरिडोर में खड़ा था। उसका चेहरा तुरंत खिल उठा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को रोक लिया। फिर, यंग मिस, मैं युवा स्वामी की सुरक्षा करने जा रही हूँ। आज अपना भोजन मत भूलना। हम किन फैंग लैन निंगशुंग के साथ चल दिए, लेकिन चलते हुए उन्होंने उस अकेले खड़े व्यक्ति को कुछ और बार देखा।
उन्हें लगा कि यह उनकी कल्पना नहीं थी, लेकिन पहली बार जब उन्होंने उसे देखा था, उसकी तुलना में वह अब थोड़ा और जीवन शक्ति लिए हुए लग रही थी। एक तेज तलवार पॉलिश से आती है, प्लम ब्लॉसम की खुशबू कड़ाके की ठंड से। लियू जियानली ने किन फैंग द्वारा पढ़ी गई कविता को याद किया। लैन निंगशूंग ने लेक पेविलियन के किनारे रखे तलवार बॉक्स को हल्का सा हिलाया, जिससे झील में हल्की लहरें उठीं। किन फैंग और लैन निंगशूंग सेंट्रल सिटी छोड़कर जिनयांग सिटी की जिनक्वान स्ट्रीट पहुंचे। यहाँ बहुत कम आम लोग दिखाई दे रहे थे और दोनों तरफ के अधिकतर निवासी फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे, स्पष्ट रूप से किफ़ायती जीवन जी रहे थे। खस्ता हाल घर और गरीब लोग पूरे सड़क को वीरान और उदासीन बना रहे थे। पूरी सड़क चलने के बाद वे सबसे अंदर के घर पर पहुंचे। बाहर से देखने पर घर सड़क के अन्य घरों से ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा था। क्या यही शराब की दुकान है जिसकी बात पिता ने की थी? किन फैंग ने होंठ टेढ़े किए, महसूस करते हुए कि उन्हें फिर से निराशा हुई है। उन्हें शुरुआत से ही उस अविश्वसनीय आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद थोड़ी उम्मीद बनाए रखते हुए किन फैंग तुरंत वापस नहीं लौटे। इसके बजाय उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया। किसी भी स्थिति में खुद देख लेना कम से कम उन्हें उम्मीद छोड़ने की अनुमति देगा। लकड़ी का दरवाजा बंद नहीं था। हल्की खटखटाहट से कठोर चरमराती आवाज आई और धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। अंदर देखने पर आंगन बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था। पूरी शराब बनाने की उपकरण की सेट मौजूद थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक झाड़ी टोकरी में छिले हुए अनाज थे और उसके पास अप्रोसेस्ड सौगम का ढेर था। अनाज को पकाने और जेलाटिनाइज करने के लिए एक बड़ा बर्तन था और लकड़ी की हल्की हिलाने वाली छड़ी अभी भी बर्तन में थी। फर्मेंटेशन टैंक और सील किए हुए शराब के जार थे। जो दृश्य उनके सामने था वह ये दर्शा रहा था कि कुछ लोग अभी अभी शराब बना रहे होंगे, लेकिन वे लोग कहाँ गए? क्लैटर, एक आवाज़ के साथ दोनों ने जल्दी से उस दिशा की ओर देखा। आंगन के एक कोने में झाड़ू अचानक गिर गई, जैसे हवा से हिल गई हो। क्या कोई यहाँ है? मैं किन फैंग हूँ, किन परिवार का बड़ा बेटा। मुझे किसी ने यहाँ भेजा है और मैं यहाँ व्यापारिक सौदे के लिए चर्चा करना चाहता हूँ, किन फैंग ने आवाज़ दी। जैसे ही उनकी आवाज़ गिरी, अंदर से एक आवाज़ आई। उन्होंने थड थड पत्थर पर किसी कठोर वस्तु के टकराने की आवाज़ सुनी। आंतरिक कमरे का दरवाजा खुला और एक धूसर केश वाला मध्यम आयु का आदमी बाहर आया। किन फैंग बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह व्यक्ति कल लिसनिंग रेन पेविलियन के प्रवेश द्वार पर देखा था, जहां वे एक बार मिले थे। ये वही मध्यम आयु का आदमी था जिसकी टांग लंगड़ी थी। यह आदमी पहले ही इतनी हालत में था, फिर भी शराब की दुकान चला रहा था। पिता वास्तव में अविश्वसनीय थे। सुरक्षित रहने के लिए किन फैंग ने पुष्टि की, क्या आप इस शराब की दुकान के मालिक हैं, बूढ़े ली? बूढ़े ली ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह सीधे आंगन में पत्थर की छोटी सीट पर चले गए, धीरे से बैठे, अपनी बेत पर झुक गए। उन्होंने मेज से शराब का प्याला उठाया, आधा पी लिया और बाकी आधा सीधे आंगन में डाल दिया। उनकी ताकत के कारण फैली हुई शराब लगभग किन फैंग के जूतों पर गिर रही थी। यह आदमी बहुत मेहमाननवाज नहीं है, किन फैंग ने सोचा। तुम? लैन निंगशूंग ने भौहें चढ़ाई, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन किन फैंग ने उसे हाथ से रोका। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मध्यम आयु के आदमी ने अपनी पहचान स्वीकार की, लेकिन उनका स्वर कुछ असहज था, जैसे कि किन फैंग और लैन निंगशूंग की अनचाही उपस्थिति से उन्हें खिन्नता हुई हो। वाकई वही था। किन फैंग ने होंठ टेढ़े किए, अंदर ही अंदर अपने अविश्वसनीय पिता की निंदा की, फिर मुट्ठी बंद कर कहा, मैं यहाँ मूल रूप से आपको हमारे वांग्युए निवास के लिए शराब बनाने का आदेश देने आया था। लेकिन हमारा ऑर्डर बहुत बड़ा है और अगर यह सिर्फ आप ही हैं तो मुझे डर है कि आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे आने से आपको जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है। कृपया मुझे माफ़ कर दें। अलविदा। किन फैंग और लैन निंगशूंग मुड़कर जाने लगे। बूढ़े ली वहीं बैठे रहे, ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा था कि वे उन्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों जाने ही वाले थे, उन्होंने हवा में महक सूंघी और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। धड़ाम। खस्ता हाल घर का दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो गया। लैन निंगशूंग की भौहें तनी हुईं। उसने तुरंत मुड़कर किन फैंग को अपनी पीठ के पीछे ढक लिया। ये साधारण मध्यम आयु का आदमी इतना साधारण नहीं था। तुम क्या चाहते हो? लैन निंगशूंग ने डांटा। किन फैंग चकराए हुए थे। क्या हो रहा है बेटा? तुम्हारे ऊपर शराब की महक कहाँ से आई? बूढ़े ली उत्साहित हो गए। हवा में शराब की हल्की मधुर खुशबू थी, जो उनके खुद के काढ़ी हुए शराब से भी बेहतर थी। वह इसे कैसे जाने देते? तो ये शराब की महक की वजह थी। हाँ, पहले तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन अब तुम बेचैन हो रहे हो। किन फैंग धीरे धीरे अपनी जूमी रिंग से एक चाय का प्याला निकाले और तुरंत शराब की तीव्र खुशबू चारों ओर फैल गई। बूढ़े ली अचानक हवा सूंघे, उनके चेहरे पर नशे की तरह भाव आया। यही है, यही है। बेंत पर झुककर वह किन फैंग की ओर कूद पड़े, उत्सुकता से कहते हुए, जल्दी मुझे इसे चखने दो। तुम इसे पीना चाहते हो? किन फैंग के चेहरे पर अजीब भाव आया। बूढ़े ली ने सिर हिलाया।
नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, यहाँ आपके दिए हुए चैप्टर 48 का हिंदी में पूरा अनुवाद है, बिना किसी कटौती के। अध्याय 48, 100 भूत 100 घोस्ट्स। कुछ ही क्षण पहले उसने मुझ पर शराब छींक दी थी और अब वह मेरी शराब पीना चाहता है। क्या उसे सच में लगता है कि हैंडसम लोगों का कोई गुस्सा नहीं होता? तुम मुझे नहीं पीने दोगे? सीनियर ली ने अपनी भौहें उठाईं। क्विन फैंग मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे चेहरे को देखकर क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें हल्के में लेता हूं, लेकिन तुम जैसे लंगड़े के सामने मिस लान 10 लोग भी आसानी से सामना कर सकती हैं। जैसे ही क्विन फैंग ने ये सोचा, उसने अचानक भौं उठाई। थोड़ी पहले लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद होने का दृश्य थोड़ी बहुत छठवें दर्जे के जूली मार्शल आर्टिस्ट की बाहरी क्यूट चीक रिलीज जैसा लग रहा था। मिस लान के तनावपूर्ण चेहरे के साथ ये देखकर क्या ये सामने वाला मास्टर हो सकता है? उसने निगल लिया और अपने शरीर को ईमानदारी से मिस लान के पीछे छुपा लिया। ये डर नहीं था, बल्कि एक सतर्कता थी, ताकि दूसरे पक्ष को कोई अवसर न मिले। सीनियर ली की आंखें थोड़ी सी संकुचित हुईं और उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर टिका दिया। लान निंग शुआंग तुरंत अपनी कमर से तलवार निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। क्विन फैंग तेजी से पीछे खिसक गया और पूरी तरह से छिप गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। क्विन फैंग ने सावधानी से सिर बाहर निकाला। वहां कोई शक्तिशाली क्यूट चीख नहीं थी, जमीन भी अछूती थी और सामने खड़ी मिस लान ने भी कोई कदम नहीं उठाया। बस इतना ही। क्या अभी थोड़ी पहले लकड़ी का दरवाजा बंद होना सिर्फ तेज हवा के कारण था? अगर बस यही था तो अब मुझे डर नहीं लगता। क्विन फैंग मिस लान के पीछे से बाहर आया, मुस्कान चेहरे पर खेल रही थी। मैं तुम्हें अपनी शराब नहीं दूंगा। अगर कुछ और नहीं है तो हम अब चलेंगे। क्विन फैंग ने सुरुचिपूर्वक मुड़कर देखा, लेकिन मिस लान अभी भी स्थिर खड़ी थी। मिस लान। क्विन फैंग ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि सुंदर लड़की का शरीर जड़ जैसा हो गया है। उसकी उजली आंखों की पुतलियां पीछे की ओर भयभीत दृष्टि से झांक रही थीं, जैसे वह उसे भागने की चेतावनी दे रही हो। कुछ गड़बड़ महसूस करके क्विन फैंग ने अपनी पुतली तकनीक प्यूपल टेक्निक सक्रिय की और पाया कि आंगन में हरे रंग के प्रकाश के बिंदु बहुत घने थे, अन्य जगहों की तुलना में कहीं ज्यादा। क्विन फैंग, जो पहले इन हरे बिंदुओं के बारे में नहीं जानता था, कई किताबें पढ़कर समझ गया कि ये बिंदु यिन क्यूब हैं, जो सभी चीजों के नष्ट होने के बाद रह जाते हैं। ये 100 भूत 100 घोस्ट्स के साधकों के लिए उनकी साधना बढ़ाने के लिए अनिवार्य तत्व है। हालांकि इतनी अधिक मात्रा में यिनची यहाँ होने का मतलब था कि आंगन में कई मृत तत्व मौजूद हैं। क्विन फैंग ने लान निंग शुआंग की ओर देखा और देखा कि यिनची उसकी शरीर के चारों ओर जंजीरों की तरह लिपटी हुई है। वह तुरंत चौंक गया। यह एक सोल बाइंडिंग टेक्निक थी, जिसे केवल 100 भूत छठे दर्जे 6th रैंक के साधक ही कर सकते हैं। ये लंगड़ा साधक 100 भूत के रास्ते डाउ ट्रेडिशन का अभ्यास करता है और उसकी रैंक कम नहीं है। सीनियर ली, ज्यादा दूर नहीं, बिना भाव दिखाए हाथ हिलाते हैं। क्विन फैंग ने सूखी हंसी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों में शराब का प्याला थामा। सीनियर ली ने प्याला लिया, एक घूंट में पी लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। बच्चा, ये शराब अच्छी है। खुशी है कि सीनियर ली को पसंद आई। मैं पहले अज्ञान था, कृपया मुझे दोष न दें सीनियर। जब एक पक्ष चाकू है और दूसरा मछली, क्विन फैंग के पास गर्वीली सिर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कड़वी मुस्कान चेहरे पर। कौन सोच सकता था कि छोटे जियांग शहर में, इतनी जर्जर छोटी सी हवेली में, एक लंगड़ा आदमी कम से कम छठे दर्जे का 100 भूत मास्टर हो सकता है। इसे अब कमजोरी का दिखावा कहकर किसी को फंसाना नहीं कहा जा सकता, ये बस पागलपन है। यह ऐसा है जैसे कोई NBA पेशेवर खिलाड़ी एक शौकिया खेल में आए और मैदान पर लोगों से शर्म से कहे, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। या जैसे कोई लड़ाई में अनुभवी गेशा अपनी शादी की रात संकोच से दूल्हे से कहे, मेरे मालिक धीरे रहिए, यह मेरी पहली बार है। क्या ये किसी इंसान को करना चाहिए? बेशर्म, पूरी तरह से बेशर्म। बच्चा, सीनियर ली ने फिर बात की। क्विन फैंग तुरंत फुसफुसाती तरह का चेहरा बनाया। सीनियर, क्या आ गया है? मैंने इतनी शराब बनाई है, पुराने जार भी जो लगभग 10 साल छुपाए थे, उनका स्वाद तुम्हारे प्याले के मुकाबले कुछ नहीं है। तुम्हारी शराब कितने साल पुरानी है? क्विन फैंग ने भौं उठाए। ये प्याला डिस्टिल्ड अलग किया हुआ शराब था, इसे कई सालों तक दबाकर कैसे रखा जा सकता है? लेकिन डिस्टिलेशन का तरीका ऐतिहासिक महत्व रखता था और यह एक धन का स्रोत था, इसलिए वह बिल्कुल सच नहीं बता सकता था। लेकिन जैसे ही क्विन फैंग 1 साल बताने वाला था, उसने देखा कि सामने वाले के लंगड़े पैर पर हल्की लाल आग जैसी चमक है, जो यिनची को मिलाकर और घोल रही थी। वह था। क्विन फैंग की आंखें खुल गईं, हजारों विचार उसके दिमाग में दौड़ने लगे, असंख्य निशान, अदृश्य लाल आग, सीधी और जिद्दी शख्सियत। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक अंगुली बढ़ाई। 100 साल, कोई आश्चर्य नहीं, सीनियर ली अचानक समझ गए। फिर उन्होंने आह भरी। ऐसी कीमती शराब दुर्लभ और मुश्किल से मिलती है। सीनियर, यह एक रात की है।
सीनियर ली चौंक गए, फिर ठंडे स्वर में बोले, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक रात में किण्वन फर्मेंटेशन भी पूरा नहीं होता। क्विन फैंग ने जल्दी से हाथ हिलाया, शराब पहले से किण्वित थी, मैंने केवल मौजूदा आधार में सुधार किया। बताना। सीनियर ली में दिलचस्पी हुई, लेकिन उनकी भौहों में अब भी संदेह था। क्विन फैंग ने हल्की सांस ली और पिछले रात की शराब बनाने की प्रक्रिया विस्तार से बताई। डिस्टिलेशन। सीनियर ली की आंखें खुल गईं। ये तरीका पहले कभी नहीं सुना गया था। हाँ, यही है। इस प्रक्रिया के बाद किण्वित शराब से पानी निकाल सकते हैं, जिससे शराब लगातार शुद्ध होती है और मृदु मजबूत शराब बनती है। क्विन फैंग ने सिद्धांत विस्तार से बताया। सीनियर ली की आंखें चमक उठी। ऐसी चीज भी है। तुम, युवा आदमी, अद्भुत हो। सीनियर, आप मुझे बहुत बढ़ा रहे हैं। सीनियर ली ने अपने ठोड़ी को सहलाया और फिर पूछा, जो व्यवसाय तुमने पहले बताया, क्या वह इस शराब को मेरे लिए बनाने के लिए था? हाँ। क्या सीनियर अब इसमें दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, युवा आदमी, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह शराब बनाने का तरीका अभूतपूर्व है। तुम और मैं केवल 2 बार मिले हैं, फिर भी इतनी आत्मविश्वास से बताना। पता चला कि मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने भी क्विन फैंग से कल मिलने को याद किया। क्विन फैंग ने मुट्ठी बांधकर सिर झुकाया। सीनियर, स्पष्ट रूप से आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपसे यह व्यवसाय करना मेरी सच्ची इच्छा है। सीनियर ली ने क्विन फैंग की ओर देखा, उनकी आंखें मिल गईं और लंबे समय बाद उन्होंने अचानक मुस्कान दी। अगर मैंने सहमति नहीं दी तो यह मुझे बहुत भावुक बना देगा। धन्यवाद, सीनियर। फिर चलिए सहयोग के विवरण पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। यहाँ चैप्टर 49 लव लीज आइडेंटिटी का पूरा हिंदी अनुवाद है, बिना किसी हिस्से को काटे। अध्याय 49 लाओली की पहचान। क्विन फैंग ने बूढ़े आदमी ली को शराब बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और तरल आसवन की सभी विधियां सौंप दीं। बूढ़े आदमी ली, जैसे ही उसने कोई खजाना पा लिया हो, तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर कहा कि तीसरे दिन की सुबह तक क्विन फैंग यहाँ आकर शराब ले सकता है। दोनों ने विदाई ली और चले गए। आंगन में बूढ़ा आदमी ली पत्थर की स्टूल पर बैठ गया और एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। झाड़ू, जो जमीन पर पड़ी थी, खुद उठ गई और आंगन को साफ करने लगी। बिना देखरेख के रखी ज्वार की बालियां किसी अज्ञात शक्ति से लगातार अलग होकर टोकरी में गिर रही थीं। बड़े बर्तन में लकड़ी की छड़ी खुद ही हिलने लगी और यहाँ तक कि मेज पर रखे शराब के प्याले भी किसी अदृश्य शक्ति से उठकर शराब डालने लगे। बूढ़े आदमी ली ने कुछ याद किया और अपनी छड़ी से जमीन को थपथपाया। आंगन की बाहरी दीवार के पास एक कोने में धूल घूमने लगी और जमीन फटते हुए नीचे की ओर पत्थरों की सीढ़ियां प्रकट हुईं। सीढ़ियां उतरकर एक विशाल तहखाने में पहुंची, जिसका आकार आंगन से कई गुना बड़ा था। जहां तक नजर जा सकती थी, मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं और अनगिनत पूर्वजों की समाधि पट्टियां दिखाई दे रही थीं। समाधि पट्टियों के नीचे शराब की अनगिनत मटकों का ढेर लगा हुआ था। बूढ़े आदमी ली की आंखें धुंधली हो गईं और वह मुस्कुराते हुए बोले, लोगों, मैंने शराब बनाने का नया तरीका सीख लिया है। इससे बनने वाली शराब खुशबूदार और मजबूत होती है। मैं आप सभी को इसका स्वाद चखाऊंगा। मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन तहखाने में कोई जवाब नहीं आया। एक आह गूंज उठी। वापस जाते समय लान निंगशुंग अचानक अपना सिर झुकाकर होठ काटने लगी और बोली, यंग मास्टर, मेरी ही गलती है कि मेरी इतनी कम साधना है और मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए। क्विन फैंग ने यह सुनकर मुस्कुराया, मिस लान, इतनी कम उम्र में ही आपने दिव्य मार्शल रैंक 7 में प्रवेश कर लिया है और चोंगे तलवार की अनुभूति हासिल की है। क्या इसे कम साधना कहते हैं? तो फिर मैं, आपका यंग मास्टर, क्या कोई बेकार इंसान हूँ? लेकिन अभी अभी वह कितना बुरा है, क्या आप उसकी तुलना अपने आप से करने जा रही हैं? खूबसूरत महिला को अभी भी खुद को दोषी मानते देख क्विन फैंग ने गंभीरता से कहा, दुनिया में तरह तरह की दाव परंपराएं हैं, लेकिन मार्शल वॉरियर्स सबसे शुद्ध हैं, खुले और व्यापक मन पर जोर देते हैं। आपको एक ही सोच में फंसकर अपनी साधना की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर मैं नहीं होती तो यंग मास्टर को उस व्यक्ति के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मजबूर? मुझे पता है कि आप बहुत अपराधबोध महसूस कर रही थीं। पता चला कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। क्विन फैंग ने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ कहा, मेरा वरिष्ठ ली के साथ सहयोग पूरी तरह से स्वेच्छा से था, बिल्कुल भी मजबूरी नहीं। अब आपको खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। यंग मास्टर, आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। लान निंगशुंग ने अपने होठ काटे और चेहरा और भी शर्मिंदा हो गया। हाँ, ये नाइजी भी जिद्दी है। कोई रास्ता न देखकर क्विन फैंग को कारण समझाना पड़ा। आप वरिष्ठ के बारे में क्या सोचती हैं? किस प्रकार का व्यक्ति? लान निंगशुंग रुक गई, फिर खुद विश्लेषण करने लगी। उनका स्वभाव थोड़ा गर्म है, कार्यों में सीधे हैं और हालांकि दबंग हैं, परंतु बहुत सिद्धांतवादी भी हैं। और वो निशान, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रणभूमि में युद्ध किया हो। क्विन फैंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो वरिष्ठ ली सिर्फ साधारण सैनिक नहीं हैं, बल्कि वे 18 साल पहले झेलिंग पास की लड़ाई से बचकर लौटे व्यक्ति हैं।
झेलिंग पास की लड़ाई। लान निंगशुंग चकित हुई। ये लड़ाई महान कियान साम्राज्य में सबको ज्ञात थी। जो लोग झेलिंग पास गए और मारे गए उन्हें दक्षिणी क्षेत्र के आम लोग हीरो कहते थे, लेकिन यंग मास्टर शायद गलत हैं। उस समय झेलिंग पास गए लाखों सैनिक अब लंबे समय से नहीं रहे, कोई भी जीवित नहीं बचा। क्विन फैंग बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि 100 से भी कम लोग लौटे थे। लान निंगशुंग ने उत्तर दिया, ये सही है, लेकिन यंग मास्टर नहीं जानते कि गरुड़ा लंबे समय तक ड्रैगन्स का सेवन करने के कारण उसके शरीर में ड्रैगन का रक्त जमा कर लिया था, जो शापित अग्नि में बदल गया। एक बार संक्रमित होने पर यह ऐसा लगातार रोग बन जाता है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। जो सैनिक उस समय बचे थे वे अपने परिवारों से मिलने से पहले ही इस गरुड़ा की शापित अग्नि से पूरी तरह जला दिए गए और उनके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। महान कियान झेलिंग युद्ध का इतिहास भी ये दर्ज करता है, 100 से भी कम लौटे, उनके अवशेष जंगल में छुप गए। आज तक किसी को नहीं पता कि लौटने वाले सैनिकों की राख कहाँ बिखरी। क्विन फैंग ने अपना मुंह खोला और उन्होंने सुनने की बारिश पवेलियन में देखी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को याद किया। इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि वे जीवित लौटे सैनिकों का अंतिम भाग्य क्या हुआ। क्या सच में वे सब मर गए? नहीं, ये सही नहीं है। वरिष्ठ ली के कटे हुए पैर पर अदृश्य अग्नि, जो आम आंख से दिखाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से गरुड़ा की शापित आग थी। लेकिन अगर वरिष्ठ ली वास्तव में झेलिंग पास की लड़ाई से बचे सैनिक हैं, तो उन्होंने जंगली तौर पर गायब होकर यह छोटा जियांग शहर क्यों चुना? क्विन फैंग सोच में पड़ गया, लेकिन कारण नहीं समझ सका। शायद वह सुनने की बारिश पवेलियन जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछ सकता है। क्विन फैंग के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत लान निंगशुंग को लेकर सुनने की बारिश पवेलियन पहुंचा। बूढ़ा आदमी बैली अपनी पंखी से पंखा मार रहे थे और दोनों को देखकर बोले, ओह, आप आज तो काफी जल्दी आए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा, उनके स्वर में कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उन्होंने पहले ही यह उम्मीद कर ली हो। सीनियर बैली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्विन फैंग बोल ही रहा था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। रुको, मैं सिर्फ एक बूढ़ा हूं जो दरवाजा संभालता हूं। अगर कुछ जानना है तो अंदर जाओ और खुद जवाब ढूंढो। बूढ़े आदमी ने अपने पैर क्रॉस किए और बेहद रहस्यमय दिखाई दिए। लान निंगशुंग की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। वह सच में उस बूढ़े को पीटना चाहती थी। क्विन फैंग ने गुस्सा दबाया, लेकिन अंततः उसे छोड़ दिया। आखिरकार उसे अभी भी कुछ चाहिए था। सीनियर, मैंने सुनने की बारिश पवेलियन की निचली 3 मंजिलों की किताबें लगभग पढ़ ली हैं। जूनियर जानना चाहता है, तीसरी मंजिल के ऊपर की मंजिलों की किताबें पढ़ने की क्या शर्तें हैं? क्विन फैंग ने विनम्रता से पूछा, और बूढ़ा आदमी शायद ही कभी इसे आसान बनाने वाला था, लेकिन अगली प्रतिक्रिया पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। शर्तें? कोई शर्त नहीं। अगर आप चाहते हो तो ऊपर जा सकते हो। 9वीं मंजिल को छोड़कर आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। बूढ़े आदमी ने सहजता से उत्तर दिया। यह इतना सरल है। क्विन फैंग की आंखें फैल गईं, चेहरा अविश्वास से भरा। बूढ़े आदमी ने पंखा हिलाया और आराम से कहा, क्या तुम्हें हमारी पिछली शर्त याद है? क्विन फैंग ने थोड़ी देर के लिए याद किया और टेंटेटिवली पूछा, 6 झांग से ऊपर की कविता? बिल्कुल, मैंने कहा था कि जब तक तुम 6 झांग से ऊपर की कविता लिखते हो, तुम सुनने की बारिश पवेलियन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हो। और चूंकि मैंने तुम्हारी कविता ले ली, निचली 3 मंजिलों पर लगी पाबंदी स्वाभाविक रूप से हटा दी जाती है। अन्यथा, अगर मैं जूनियर का गलत फायदा उठाऊं तो मेरे बूढ़े होने का क्या फायदा? बूढ़ा आदमी कान में पहुंचकर धूल उड़ा दिया। तुम ऐसा करने के बावजूद भी बूढ़े होने का दावा कर रहे हो। क्विन फैंग के मुंह में ट्विच आया और अचानक कुछ याद करते हुए उसने फिर पूछा, यदि ऐसा है तो सीनियर ने पहले ये क्यों नहीं कहा? मैंने कहा नहीं। बूढ़े आदमी ने भौहें उठाईं। किया। क्विन फैंग तुरंत टोकने लगे, उसकी आवाज में शिकायत झलक रही थी। दोनों में गतिरोध बन गया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा आदमी जम्हाई लेकर बोला, खैर, तुमने पहले भी नहीं पूछा। बस, अगर तुम जा रहे हो, जल्दी जाओ, मेरी आराम में खलल मत डालो। वह सच में पीटना चाहता था। क्विन फैंग ने अपने दिल में निराशा दबाई और मुड़कर कहा, मिस लान, कृपया वांग्यू रेसिडेंस जाएं और प्रबंधक पेन को बता दें कि शराब का मामला हल हो गया है। साथ ही, मैं इन 3 दिनों में शायद सुनने की बारिश पवेलियन से बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए आपको मेरी सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गंभीर हो तो आप मुझे यहीं ढूंढ सकती हैं। ठीक है, यंग मास्टर। लान निंगशुंग ने विदाई ली और चली गई। क्विन फैंग सुनने की बारिश पवेलियन में कदम रखता है। अनजान की सड़क के कोने पर एक व्यक्ति खड़ा था, चेहरे पर अजीब मुस्कान, उसकी पीठ की ओर तीव्र निगाहें। ये व्यक्ति सिटी लॉर्ड के महल का 7वें रैंक का मार्शल वारियर था, जिसे पुनर्जीवित किया गया था। वह धीरे धीरे सुनने की बारिश पवेलियन के पास आया, दाहिने हाथ से धीरे धीरे अपनी कमर पर रखे तलवार की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह पवेलियन से 10 झांक की दूरी में आया, एक हल्की हवा चली, उसका शरीर ठहर गया और पलक झपकते ही उसका रूप धूल में बदल गया और हवा में बिखर गया। ये सब एक झटके में हुआ, लेकिन आसपास किसी ने ध्यान नहीं दिया।
बूढ़ा आदमी बैली अभी भी रतन की कुर्सी पर लेटे थे, आंखें मिचमिचा रहे थे और बड़बड़ाए, क्या कोई चूहा घुस गया? इतनी बदबू क्यों है? बिल्कुल, यहाँ चैप्टर 50 टियन्यून नेजिंग का हिंदी अनुवाद है, पूरी तरह से और बिना किसी कटौती के। अध्याय 50 तियान्युआन नेजिंग। जिन्यांग शहर में सिटी लॉर्ड के महल के भीतर एक अंधेरे कमरे में कियान कुई, जो लाल भूत के मुखौटे में था, अचानक कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। उसने सिर घुमाकर अपनी दाहिनी हाथ की ओर देखा। हथेली अनायास ही अलग हो गई, जमीन पर गिर गई और सड़े हुए मांस के एक गूदे में बदल गई, जो तीव्र गंध छोड़ रहा था। इस छोटे जिन्यांग शहर में वाकई ऐसा मास्टर मौजूद है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति और वस्तु की हम तलाश कर रहे हैं, वे बहुत संभावना के साथ यही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोगों को खाने के बाद मुझे इतनी अप्रत्याशित खुशी मिलेगी। लाल भूत के मुखौटे के नीचे से एक डरावनी आवाज आई। तभी कमरे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। सिटी लॉर्ड ये हेंग पसीने से भीगा हुआ था। माय लॉर्ड, ये बुरा है। 3 कठपुतली लाशों में से एक, जिसे आपने पहले मुझे दी थी, अचानक किन्हीं अज्ञात कारणों से किनफेंग को ट्रैक करते हुए गायब हो गई। ये कहाँ गायब हुई? कियान कुई ने पूछा। शहर में एक पुस्तकालय, जिसे लिसनिंग रेन पवेलियन कहा जाता है, के बाहर। किनफेंग अक्सर वहां पढ़ने जाता है, ये हेंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सुनकर कियान कुई ने और कुछ नहीं कहा, केवल बेरहमी से कहा, तुमने मेहनत की। माय लॉर्ड, आपके बोझ साझा करना मेरा सम्मान है, ये हेंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जैसे ही उसने ये कहा, कियान कुई की दाहिनी आस्तीन के नीचे से कई लंबे, सड़े हुए मांस जैसे हाथ बाहर निकले, तुरंत ये हेंग की गर्दन को लपेटकर कसने लगे। माय लॉर्ड, ये क्यों हो रहा है? ये हेंग का चेहरा लाल हो गया और वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक हमला क्यों हुआ जब उसने स्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं की थी। मुझे खेद है, कुछ बातें जाननी हैं, लेकिन तुम्हारे बोलने को सुनने की तुलना में मैं स्वयं जांच करना पसंद करता हूँ। क्रंच। ये हेंग का सिर झुक गया और वह पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। उसके शरीर का मांस और रक्त लंबे हाथों द्वारा लगातार अवशोषित किया गया और कियान कुई का दाहिना हथेला फिर से बन गया। थोड़ी देर बाद जमीन पर केवल मानव त्वचा का एक गद्दा रह गया। कियान कुई के ग्रे सफ़ेद बाल हिले और उसके भूत मुखौटे के नीचे का क्षेत्र जोर से कंपन करने लगा। उसे शांत होने में लंबा समय लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने ये हेंग की यादों को पचा लिया है और ठंडी हंसी में बोला, फैंगटियन शहर के वे बूढ़े लोमड़। जमीन पर पड़े मानव त्वचा को देखकर कियान कुई ने उंगली से इशारा किया। उसके चौड़े काले और सफ़ेद रोब के पीछे से मांस के टुकड़े लगातार हिलते, फिर जमीन पर गिरकर धीरे धीरे मानव त्वचा में समा गए। एक पल में उसकी आंखों के सामने जीवंत सिटी लॉर्ड फिर से प्रकट हो गया। जा, कियान कुई ने आदेश दिया। ये हेंग ने मुठ्ठियां बांध लीं और मुड़कर जाने लगा। इस बीच फैंगटियन शहर और जिन्यांग शहर के बीच कई पहाड़ी लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए पहाड़ की छोटी राह ले रहे थे। उन्होंने सामान्य मार्ग नहीं लिया। एक व्यक्ति ने अचानक जंगल के किनारे की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से कहा, देखो जल्दी, यह जमीन पर क्या है? जिज्ञासु होकर समूह ने पास जाकर देखा। केवल कपड़े बिखरे हुए थे, कम से कम दर्जन भर टुकड़े, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं था। क्रंच। एक व्यक्ति ने कुछ कठोर चीज पर कदम रखा। नीचे देखा तो यह एक सफ़ेद हड्डी थी और हड्डी के चारों ओर कुछ गहरे लाल मांस के टुकड़े थे। यह इंसानी हड्डी नहीं हो सकती है ना? आदमी डर के मारे चिल्लाया। भयानक वातावरण ने यह अनुमान लगाना आसान बना दिया कि इन कपड़ों के मालिक किसी भयावह चीज का सामना करते हुए ऐसे भाग्य को प्राप्त हुए जहां हड्डियां तक नहीं बचीं। समूह डर से पीला पड़ गया, घर की ओर भागते हुए जैसे भाग रहा हो। अब लकड़ी काटने की चिंता नहीं कर रहा था। और फैंगटियन शहर में तांगहोंग्युन शायद कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके द्वारा भेजे गए हत्यारे जियांग शहर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर जाएंगे। जैसे ही रात गहरी हुई, किन्यानकिन निवास के लेक पवेलियन में आज लान निंगशूंग अपनी सामान्य स्थिति में नहीं थी। उसका दाहिना हाथ तलवार की नाल पकड़ रहा था। उसका चेहरा उलझन में था, जैसे वह बोलना चाहती हो लेकिन हिचकिचा रही हो। क्या हुआ? लियू जियानली ने अपनी तलवार परिचारिका की मानसिक हलचल महसूस की और उदासीनता से पूछा, यंग मिस, क्या आप मुझे साधना में मार्गदर्शन कर सकती हैं? लान निंगशूंग ने गहरी सांस ली, संकल्प किया और यह शब्द बोले, क्यों? मैं यंग मास्टर की रक्षा करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं असमर्थ हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्का रोष था। लियू जियानली ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा लगता था जैसे वह विचारों में खो गई हो। कितने समय बाद एक मछली झील से बाहर कूदी, पानी छींककर चुप्पी तोड़ी। तलवार का डिब्बा हल्का सा हिला। तलवार निकालो। हाँ यंग मिस, लान निंगशूंग ने उत्साह के साथ उत्तर दिया। हवा ने झील की लहरों में हलचल पैदा की और चांदी की रोशनी तलवार पर पड़ गई। आज रात लेक पवेलियन में शांति नहीं रहने वाली थी और भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी। 3 दिन, न बहुत लंबा न बहुत छोटा।
किनफेंग ने लिसनिंग रेन पवेलियन की चौथी मंजिल पर 3 दिन और रातें बिना किसी विश्राम के बिताई, समय के बीतने को पूरी तरह भूल गया। ये लिसनिंग रेन पवेलियन वास्तव में अद्भुत था। जितनी ऊंचाई पर जाया, किताबें उतनी ही विविध और संख्या में अधिक थीं, और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर थी। इसके अलावा किनफेंग यह पाकर प्रसन्न था कि चौथी मंजिल पर एक चिकित्सा पुस्तक में, क्लासिक ऑफ इनर मेडिसिन में, वास्तव में एक सिद्धांत था जो क्षतिग्रस्त मेरिडियन की मरम्मत के बारे में था। हालांकि पूरी किताब पढ़ने के बाद वह अत्यधिक उत्साहित नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा निराश हुआ। जितना अधिक वह समझा, उतनी ही अधिक उसकी निराशा बढ़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि फैंगटियन शहर के कई प्रसिद्ध चिकित्सक लियू जियानली की चोट ठीक नहीं कर सके, क्योंकि यह वास्तव में स्वर्गारोहण जितना कठिन था। चिकित्सा पुस्तक ने कई कठिनाइयां बताई, जिनमें सबसे चुनौतीपूर्ण दो थे। पहली, क्षतिग्रस्त मेरिडियन को मरम्मत करने वाली द्रव के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री दुनिया में दुर्लभ थी। इन्हें इकट्ठा करना आम व्यक्ति के लिए असंभव समय और वित्तीय संसाधन मांगता। दूसरी, मेरिडियन जटिल और पेचीदा थे, कुछ बाल जितने पतले। सभी क्षतिग्रस्त मेरिडियन को ठीक करने के लिए उन्हें एक एक करके सही क्रम में जोड़ना पड़ता, फिर चांदी की सुई को औषधीय द्रव में डुबोकर टूटे हुए मेरिडियन के बिंदुओं पर लगाया जाता। और एक छोटी सी गलती, जैसे मेरिडियन का गलत जोड़ या चुभाना, अकल्पनीय परिणाम ला सकती थी। पहला बिंदु अभी भी संभाला जा सकता है। आखिरकार लियू परिवार लियू जियानली के पीछे है, जिसकी स्थिति ग्रेट गैन में महत्वपूर्ण है। अगर मास्टर लियू बोले तो इंपीरियल कैपिटल पूरी ताकत से आवश्यक औषधीय सामग्री खोजेगा। सच्ची चुनौती दूसरी बात है, किनफेंग की भौहें सिकुड़ गईं। अगर मेरिडियन नहीं देख सकते तो एक एक करके सैकड़ों जटिल जुड़े हुए मेरिडियन कैसे ठीक किए जा सकते हैं? ये कैसे किया जाएगा? अन्य चीज़ों को अलग रखते हुए केवल जटिल मेरिडियन को सावधानीपूर्वक खोलना असंभव था, जब तक कोई मांस और रक्त के भीतर देख न सके। किनफेंग चौंका, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। संबंधित लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं, जबकि दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या मैं वह लाखों में एक व्यक्ति नहीं हूं जो चीज़ों को देख सकता है? ये सोचकर किनफेंग उत्साहित हुआ, क्योंकि उसने आशा की किरण देख ली थी। हालांकि ये काम जल्दी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे रोगों का इलाज और जीवन बचाने का अनुभव नहीं था। हालांकि वह क्षतिग्रस्त मेरिडियन देख सकता था, अगर उसका हाथ कमजोर हुआ और गलती से कोई मेरिडियन चुभ गया और लियू जियानली की मौत हो गई। संभवतः इंपीरियल कैपिटल के लियू परिवार के मास्टर लियू तब दिव्य मारक सेना के साथ किन निवास को तबाह कर देंगे। किनफेंग ने इस दृश्य की कल्पना की और कांप उठा। शायद मैं पहले रोगों का इलाज करना और जीवन बचाना सीख सकता हूँ। चिकित्सा पुस्तक की सामग्री के अनुसार पर्याप्त अनुभव जुटाने के बाद मैं लियू जियानली की चोट का इलाज करना सीख सकता हूँ। जैसे ही किनफेंग सोच रहा था, क्लासिक ऑफ इनर मेडिसिन से साहित्यिक ऊर्जा अचानक उसके शरीर में बह निकली और उसकी चेतना भी उसके दिव्य समुद्र में खींच ली गई। किनफेंग पहले आश्चर्यचकित हुआ, फिर उत्साह से भर गया। अगर उसे सही याद है, जब चाओ वेन सूत्र ने साहित्यिक तकनीक हाउटियन मिरर सिखाई थी, तब भी यही स्थिति थी जो वर्तमान क्षण में थी।